तो पिछले 3 दिन से हम लोग जो बातचीत कर रहे थे वो बातचीत तो इतनी हो रही थी कि उसका जो सारांश है उसको हम लोगों ने यहाँ लिखा है कि हमने अपने मूल चाहना को पहचाना। मूल चाहना मतलब वो सारे कार्य जिस चीज़ को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। तो मूल चाहना को हम लोगों ने निरंतर सुख और समृद्धि के रूप में पहचाना कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो तो यही पूरा करने के लिए कर रहे हैं। और सुख का मतलब ये है कि व्यवस्था में जीना, संगीत व्यवस्था में जीना ही सुख है। और सुखी होने के लिए जो कार्यक्रम पहचाना वो ये पहचाना कि ये 4 स्तर की व्यवस्था में हमारा आपका जीना जो चल रहा है वो सुख दुख से जुड़ा हुआ है कि दिख ही पा रहा है। जितना जितना हमको ये 4 स्तर की व्यवस्था का स्पष्टता होता जाता है उतने हमारे भाव विचार भी व्यवस्थित होते जाते हैं या हमको उन्हें व्यवस्थित चलाने में सहयोग मिलता है। उतना उतना हम निरंतर सुख के तरफ, बाहर की परिस्थितियां वैसी बनी रहती है, सीधे अपने सुख पर काम कर। पिछले 3 दिन से हम लोग रिग्रेस उस पर बात कर रहे थे, अपने बारे में, अपने भाव विचार के अभ्यास के बारे में, मानव में व्यवस्था के बारे में। तो ये बात हम लोगों ने आज सुबह पूरी कर ली। आज परिवार व्यवस्था पे चर्चा शुरू कर। अगर आप लोगों की तैयारी हो गई तो शुरू किया जाए। मुख्यतः बहुत सारे लोग भाव की चर्चा के लिए मन बना के आए, लेकिन ये पहले 3 दिन की चर्चा भाव की सूक्ष्मता को समझने के लिए आवश्यक है। अगर आप अपने में विचार भाव ये सब नहीं देख पा रहे होते तो भाव की चर्चा पूरी थ्योरेटिकल हो जाती है। थोड़ा भाव विचार को देखने का अभ्यास हो जाता है, देख लेते हैं, उससे सुख होते हुए अपने भीतर देख लेते हैं, तो फिर ये पूरी चर्चा आपको हर पल व्यवहारिक होती है। उस आशय से 3 दिन हम लोगों ने सुबह से लेकर शाम तक मेहनत किया कि अपने भीतर भाव विचार ये सबको देखने में सफलता मिले। आज जो मैंने सर्वे किया था ब्रेक से पहले, अधिकतर लोग अपने भाव विचार को देख पा रहे हैं, उससे होने वाले सुख दुख को देख पा रहे हैं। एक तैयारी हो गई है। अब उस तैयारी के साथ हम लोग परिवार व्यवस्था की चर्चा करेंगे। तो परिवार व्यवस्था की चर्चा शुरू करने से पहले किस तरह के मुद्दों पर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे उसका एक अनुमान आपको लग जाए, इस आशय से कुछ बात रखता हूँ। जैसे आप सभी अपने आप को देखें, आपको अपने में एक कॉमन बात हम सभी में दिखाई देगी। हम सभी अपने परिवार को सुखी करना चाहते हैं। हम सभी अपने परिवार को सुखी करना चाहते हैं। जो मैं लाइन बोल रहा हूँ ये कुछ रियल लाइन है या कुछ ऐसे ही काल्पनिक लाइन है? हम सभी की यही स्थिति है कि हम सभी अपने परिवार को सुखी करना चाहते हैं। अगर और एक कदम आगे सोचे तो इतना ही सही है। और बात हम अपने परिवार के साथ सुखी रहें। जी, तो हम अपने परिवार को सुखी करने के लिए अगर कहीं जरूरत पड़ती है दुख उठाने के लिए तो भी पीछे नहीं हटें। पहली बात क्या कही कि हम सभी अपने परिवार को सुखी करना चाहते हैं। सही है गलत है? दूसरी बात उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी बात ये आगे बढ़ाया कि इतना ही सही नहीं है, बल्कि एक कदम आगे और सही है कि हम अपने परिवार को सुखी करने के लिए अगर दुख उठाने की भी जरूरत पड़ती है तो हम दुख उठाने के लिए भी तैयार हैं। ये बात भी सही है गलत है? बल्कि एक कदम आगे और सही है कि दुख उठाने के लिए तैयार ही नहीं रहते, कई बार दुख उठाते ही रहते हैं। खाली तैयारी रहते हैं, उठाते भी रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी परिवार वालों को ऐसा क्यों लगता रहता है कि आप थोड़े सुधर जाएं तो वो आराम में आए? लगता है नहीं लगता है? 4 बातें मैंने कही। आप सुखी होना, आप परिवार को सुखी करना चाहते हैं, सुखी करने के लिए दुख उठाने को भी तैयार रहते हैं। दुख उठाने को तैयार ही नहीं रहते बल्कि दुख उठाते भी रहते हैं। इसके बावजूद भी परिवार के कई लोगों को कई बार ऐसा तो नहीं लगता आप थोड़े सुधर जाएं तो परिवार के दुख दूर हो जाए। और अगर लग रहा है तो जो आपको फील हो रहा है और जो परिवार को आपके बारे में फील हो रहा है, ये दोनों एक ही जैसा फील हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। आपको अलग ढंग से फील हो रहा है परिवार के बारे, उनको आपके बारे यही से घर्षण शुरू होता है। अब थोड़ा उसको पलट के देखते हैं, निकालते हैं सही से
तो मखानी को ऐसे भी घुमाते हैं और फिर वापस दोनों डायरेक्शन में घुमाते हैं, तभी मक्खन जल्दी है बाहर आता है। तभी एक दिशा में घुमा रहे हैं, तो दूसरी दिशा में घुमाते हैं। आपके परिवार वाले आपको सुखी करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? वो आपको सुखी करने के लिए दुख उठाने को तैयार रहते हैं नहीं रहते? सिर्फ तैयारी रहते हैं कि उठाते भी रहते हैं? आपको तो ऐसा नहीं लगता कि आप थोड़ा वो सुधर जाए तो आपका ऐसा तो नहीं लगता? लगता है खाली वही एक चीज के शिकार है ऐसा नहीं, सेम रोग हमको भी लगा है। ये दोनों तरफ रोग एक ही, कि वो किसी और ढंग से आपके बारे सोच रहे हैं, आप उनके बारे किसी और ढंग से। तो ये डिफरेंस क्यों है? ये सब अध्ययन का विषय है या इसको इग्नोर करके चला गया? इन सारे मुद्दों पे आ जाते हैं। ऐसे आप देखेंगे ना परिवार में, तो कई बार परिवार के लोगों को देखें, जैसे आपकी उम्र जितनी भी है, 15 साल 20 साल 18 साल, इतने सालों से तो परिवार में रह रहे हैं, 20-20 40-40 50-50 साल से परिवार में एक साथ रहते हैं। फिर भी कई बार ऐसा क्यों महसूस होता रहता है कि सामने वाला हमको समझ नहीं पा रहा? महसूस होता है क्या? पति पत्नी को ऐसा लगता है, पति को लगता है पत्नी नहीं समझ पा रही, पत्नी को लगता है पति नहीं समझ पा रहे, बेटी को लगता है माँ नहीं समझ पा रही, माँ को लगता है कि हम तो रात दिन एक की हैं, उसकी बेटी उसको समझ नहीं पा रही, जबकि रह रहे हैं 20-20 25-25 साल से एक साथ। घटता नहीं घटता? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कारण है इसके पीछे? हमको हम लोग हमारा यूपी में लखनऊ से है, लखनऊ में जो है। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग परिवार व्यवस्था पे चर्चा को शुरू किए थे और ये सारी बातें हम लोगों ने किया अभी कि अगर देखें हम अपने आप को तो हम अपने परिवार को सुखी करना चाहते हैं, तो इस पर कोई संदेह है अपने को? लेकिन जब ये भी देखें तो हम अपने परिवार को सुखी करने के लिए दुख उठाने को भी तैयार रहते हैं, इस पर भी संदेह है? नहीं। उसके बावजूद भी परिवार के कई लोग हम ही को अपने दुख का कारण मानते रहते हैं, इस पर भी कोई संदेह है क्या? नहीं। और ये दोनों एक ही दिशा में है, अलग अलग दिशा में? परिवार के लिए भी देखें तो अपोजिट भी ऐसे ही चलता है कि आपका परिवार आपको सुखी करना चाहता है नहीं चाहता है, आपको सुखी करने के लिए दुख उठाने को तैयार रहता है नहीं रहता है। उसके बावजूद भी आपको तो नहीं लगता है आपके दुख के कुछ कारण परिवार के लोग भी हैं? कुछ ही कारण है कि बहुत सारे दुखों के कारण है वो? तो ऐसा क्यों स्थिति बन रही है, इसका हम लोग आज थोड़ा अध्ययन करेंगे। ऐसे हम लोग बात कर रहे थे कि हम बरसों एक दूसरे के साथ रहते हैं परिवार में, उसके बावजूद भी हमको ऐसा क्यों लगता रहता है कि ये दूसरा आदमी समझ नहीं पा रहा है हमको। तो जो मैं उदाहरण बता रहा था, एक शहर में एक व्यक्ति है ना, रिटायर होने के बाद अपना घर बना के रह रहे थे, बच्चों को पढ़ा लिखा के विदेशों में सेटल कर दिया था। मिलने गए कभी कुछ लोग, तो चाय के दौरान चाय पीते हुए वो चर्चा करने लगे कि भाई हमने तो बहुत मेहनत की, गांव में खेती करने वाला किसानी करने वाला व्यक्ति परिवार था हमारा, बहुत मेहनत किया, गांव में किसी तरह पढ़े लिखे, बाद में आके किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुए, आज लखनऊ जैसे शहर के पौष इलाके में बढ़िया घर बना के रह रहे हैं और अपनी अगली पीढ़ी को भी विदेशों में अच्छे देशों में सेटल कर दिया है। तो एक शरीर यात्रा में इससे अधिक काम नहीं हो सकता। तो एक शरीर यात्रा की जो मैक्सिमम उपलब्धि हो सकती है वो हमने की है। पत्नी ने भी कहा कि हाँ, शादी के बाद आपने के सारे मेहनत को तो हमने खुद भी देखा ना, वो सारी बातें तो ठीक है कि आपने एक सफल ज़िंदगी जी है। वो आदमी भी कह रहा था कि भाई हम लोगों ने एक सफल ज़िंदगी जी है, ये सारी चर्चा चल रही थी। पत्नी बोली वो सारी बात ठीक है कि आपने सफल ज़िंदगी जी है, हमको शिकायत सिर्फ एक ही है, आप हमको समझ नहीं पाए। पति बोला ये शिकायत तो हमको भी है, जाने क्यों बार बार ऐसा लगता है तुम हमको समझ नहीं पाए। तो खाली वही दो लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाए, या हम लोग के साथ भी ऐसा होता है कि कई लोग के साथ बरसों से रह रहे हैं फिर भी बार बार ये सब लगता है कि वो हमको समझ नहीं पाए? ऐसा महसूस होता है क्या? है ना? तो इन सब के क्या कारण है, इन सब का थोड़ा अध्ययन करेंगे, है ना। आप देखेंगे ना
तो न चाहते हुए भी परिवार में एक दूसरे पे गुस्सा करना, झगड़ा करना, लड़ाई करना, आगे बढ़ते बढ़ते ये बंटवारा तलाक तक पहुंच जा रहा है। ये जितने भी बातें हमने इसमें लिखी है, गुस्सा, झगड़ा, लड़ाई, बंटवारा, तलाक, ये सारे शब्द जो लिखे हैं, परिवार में कोई भी सदस्य ये सब चाहता है क्या? नहीं, आप चाहते हैं ना परिवार का कोई सदस्य चाहता है? फिर भी परिवार को इससे बचा पाना आसान है क्या? मतलब एक ऐसी घटना जिसे परिवार का कोई सदस्य नहीं चाहता है। ये सब वो घटनाएं हैं जिसे परिवार का कोई सदस्य नहीं चाहता है, फिर भी परिवार इससे बच पाए, ये बड़ा कठिन काम हो गया है, या छुटपुट हो ही रहा है। अच्छा, कारण क्या है कि इनमें से कोई भी घटना परिवार में से एक भी सदस्य नहीं चाहता, फिर भी परिवार में ये सब हो रहा है? क्या कारण होगा? कुछ तो कारण होगा, उसका भी अध्ययन करेंगे आज हम लोग, है ना? तो इन सारी बातों पे हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे। ये प्रश्न याद है क्या? ये वाला पहले दिन पूछा था। क्या प्रश्न है? क्या मानवीय संबंध महत्वपूर्ण है? आज फिर पूछ लेता हूँ, आज चौथा दिन है। इन 4 दिनों के 3 दिन पूरा होने के बाद इस प्रश्न का क्या उत्तर है? यस, नो, कभी कभी, हमेशा? वास्तव में या यहीं पर सिर्फ उत्तर देने के लिए? वास्तव, अगर ये वास्तव में हमारे लिए महत्वपूर्ण है तो छोटी छोटी बातों पे जब मतभेद होता है तो आपस में बातचीत क्यों बंद हो जाती है? अगर संबंध वापस में आप वास्तव में इतने महत्वपूर्ण हैं तो छोटी छोटी बातों पे जब संबंधियों के साथ मतभेद हो रहा है तो हमारी बातचीत उनसे बंद क्यों हो जा रही है कई कई दिन? अच्छा, बंद हो गई वो भी समझ में आता है, कुछ कारण रहे होंगे। कई बार लगता है वापस शुरू करना है, तो वापस शुरू करने का सोचने के बाद भी कई दिन क्यों लग जाते हैं उसको शुरू करने में? हम शुरू कर पाते हैं या दूसरे का इंतजार करते रहते हैं कि वो शुरू करे? हम ही क्यों शुरू करें बार बार? वो शुरू करे। अगर संबंध महत्वपूर्ण है तो ये सब घटना क्यों हो रही है? क्या कारण लगता है आप लोग को कि भाई एक तो बातचीत बंद हो गई, दूसरा शुरू नहीं हो रही, तीसरा लग गया कि शुरू करना है तो हमको महीनों लग जा रहे हैं शुरू करने में, चौथा हम इस चक्कर में फंस जा रहे हैं कि हम ही क्यों शुरू करें, वो शुरू करें। तो हम क्यों इंतजार करते रहते हैं कि हम ही क्यों शुरू करें, वो क्यों ना शुरू करें? क्या कारण लगता है? क्या कारण है जिस कारण हमको ये लगता है कि भाई हम ही क्यों शुरू करें, वो शुरू करें? ईगो आ जाता है। किस बात का ईगो? कि अगर हम शुरू करेंगे तो छोटे हो जाएंगे, हार जाएंगे, वो शुरू करेगा तो, है ना, मतलब हम शुरू करेंगे तो हार जाएंगे, है ना, वो जीत जाएगा, है ना। ईगो किस बात का है? गलत साबित हो जाएंगे वो, है ना। अभी ठीक से देखने जाएंगे तो कैसे सोच रहे हैं ना, ईगो आ गया, है ना, हार जाएंगे, जीत जाएंगे, चलता रहता है संबंध में, है ना। अभी देखने जाएंगे तो संबंध और युद्ध ये दोनों एक ही बात है, अलग अलग है? अलग अलग है ना। दोनों की जो थ्योरीज होंगी या दोनों के लिए जो नियम होंगे वो एक ही होंगे, अलग अलग होंगे? युद्ध के नियम अलग होंगे, संबंध के अलग होंगे। तो जैसे सीमा पर युद्ध लड़ा जा रहा है, उसका एक नियम है, कोई हारेगा कोई जीतेगा, एक नियम है। लेकिन संबंध में ये नियम नहीं लगता। संबंध में या तो दोनों हारते हैं या फिर दोनों जीतते हैं, है ना। तो अगर बाप बेटे को देखें, दोनों सफलतापूर्वक संबंध चला के लेके, है ना, सफल हो गए, चला पाए, कौन हारा कौन जीता? दोनों। एक की गलती कम, एक की ज़्यादा, और संबंध विच्छेद हो गया। संबंध में अलग अलग टकराव हो गया, अलग अलग रहने लग गए। अब कौन हारा कौन जीता? दोनों ही हार गए। एक की गलती ज़्यादा, एक की कम, अब कोई मुद्दा नहीं रहा, फिर तो दोनों ही हारे। पति पत्नी का ऐसी चीज है ना, दोनों सफलतापूर्वक संबंध को जी ले गए, दोनों जीत। एक की गलती कम, एक की गलती ज़्यादा, जो भी हिसाब किताब करना है, अकाउंट कीपिंग करना है, आप करते रहिए, लेकिन संबंध तलाक तक पहुंच गया, तलाक हो गया। कौन हारा कौन जीता? है? किसी की हार हुई, किसी की जीत हुई, कि दोनों हार गए?
दोनों ही। नहीं, दो भाई सफलतापूर्वक संबंध को चला ले गए, कौन जीता कौन हारा? दोनों जीत गए। और संबंध इस जगह आ गया कि दोनों अब एक दूसरे से विरोध की जगह पे खड़े हो गए, एक दूसरे के लिए झंझट खड़ा कर रहे हैं, एकदम बिखर गया संबंध। अब कौन जीता कौन हारा? तो संबंध का नियम तो ये है कि या तो दोनों जीतेंगे या फिर दोनों, एक हारेगा एक जीतेगा, ये नियम संबंध का नहीं है। ये नियम कहाँ लगता है? युद्ध में। अच्छा, हमारी हालत क्या है? हम जीना चाहते हैं संबंध में, लेकिन नियम कौन सा लगा रहे? युद्ध का। ये हमारी विद्वता है, इसलिए घर ही युद्ध का मैदान बन गया है। अगर युद्ध का नियम लगेगा तो मैदान ही युद्ध का बनेगा। तो पति पत्नी में युद्ध चल रहा है, भाई भाई में युद्ध चल रहा है, दो दोस्तों में भी युद्ध चल रहा है। युद्ध के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, है ना? जबकि संबंधों में तो अलग तरह का जुड़ाव है। जैसे पति पत्नी को देखेंगे, एक का आप अपमान करिए तो दूसरा स्वतः अपमानित महसूस करने लगता है। किसी भी पार्टी में पत्नी का अपमान हो रहा है तो अपमान सिर्फ पत्नी तक ही रहता है या वहां बैठा पति भी महसूस करने लगता है? भले दोनों घर से झगड़ा करके क्यों ना आए हो, है ना? ऐसा नहीं पति सोचता है कि पत्नी रोज मेरे को प्रताड़ित करती है, अच्छा हुआ अच्छा हुआ। एक का अपमान हुआ, दूसरा स्वतः अपमानित महसूस करने लगता है। ऐसे आप देखिए ना, तो ऐसे दूसरा देखेंगे तो जैसे बाप बेटे हैं कहीं संबंध में, बेटे को सम्मानित किया जा रहा है किसी सभा में, तो सम्मान सिर्फ बेटे तक रहता है, पिता भी स्वतः सम्मानित महसूस करने लगते हैं। संबंधों में तो भाव का इतना गहरा जुड़ाव है ना? युद्ध में ऐसा नहीं। तो युद्ध के नियम अलग है, संबंध के नियम अलग। हमारा झंझट ये हो गया कि हम संबंध जीना चाहते हैं, लेकिन नियम कौन सा लगा के? युद्ध। तो संबंध के लिए युद्ध का नियम से चलेगा या संबंध का नियम समझना पड़ेगा? आज कुछ जिंदगी तो हमने जी ही ली है, संबंध का नियम समझने पर कितना समय इन्वेस्ट किए हैं? कितना समय इस पर इन्वेस्ट किए हैं? तो अगर देखने जाएं संबंधों को, तो संबंधों में जांच परख की आवश्यकता है, और अभी तक हमने कुछ जांच परख की ही है। जैसे क्या हम संबंध को समझे बिना संबंधों में जी सकते हैं? आपका जांच परख क्या उत्तर देता है? संबंध को समझे बिना संबंध में जिया जा सकता है क्या? नहीं जी सकते हैं। तो अभी आप संबंध में जीना चाहते हैं, संबंध में को समझने के लिए कितना समय लगाया है? संबंध में जीना तो चाह ही रहे हैं, लेकिन संबंध समझ में आ जाए उसके लिए समय कितना लगाए हैं? इन्वेस्टमेंट क्या किए? जैसे आप नौकरी करके पैसा कमाने लग जाएं, ये सुविधा आपके पास आ जाए, इसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट किए? कितने साल का? पहली क्लास से पढ़ना शुरू करते हैं, कहाँ तक ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 18-20 साल तो लगा रहे हैं ना। किसके लिए? अच्छा, ये खाली हम ही लोग की हालत नहीं है, सामान्य हालत हो गई आज के दिन, है ना? हम लोग के यहाँ कानपुर में एक संस्थान है, मानवीय शिक्षा संस्कार संस्थान, तो वहाँ इस तरह के बहुत सारे वर्कशॉप चलते रहते हैं इस पर शोध के काम। तो वहाँ एक सर हैं हम लोग के, जो हमको पढ़ाए भी थे पढ़ाई के दौरान, अभी वो भी इस पर काम करते हैं, प्रोफेसर बगाड़िया। तो वो वर्कशॉप चल रहा है वहाँ, मतलब एक व्यक्ति आए उनसे मिलने, उन्होंने कहा कि हमारे कुछ परिचित लोग हैं, उन दोनों के जो बच्चे थे, मतलब एक लड़का एक लड़की, आज से 3-3.5 साल पहले एक दूसरे से शादी करने के लिए अपने परिवारों पर काफ़ी दबाव बनाए। परिवार के लोग तैयार नहीं थे शादी के लिए, लेकिन दोनों ने अपने अपने परिवार पे पर्याप्त दबाव बनाया, मजबूर होकर घर वालों ने शादी कर दी। शादी हो गई, अभी 3 साल बीत गया है, अब वापस दबाव बना रहे हैं कि अब हम साथ नहीं जी सकते, अब तलाक करवाओ। पहले इसलिए झगड़ा कर रहे थे कि शादी करवाओ नहीं तो मर जाएंगे। अभी झगड़ा कर रहे हैं तलाक करवाओ नहीं तो मर जाएंगे। तो वो व्यक्ति बोले कि
भाई आप तो वो तलाक जैसी स्थिति बन भी गई है, दोनों लगभग तैयार भी हो गए हैं, आप लोग इसमें कुछ कर सकते हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि भाई अब तलाक से वश तो कुछ हो नहीं सकता, संबंध में तलाक के बाद तो उससे खराब और क्या होगा, तो जो सबसे खराब निर्णय है वो तो हो गया, बुलाइए बातचीत करते हैं, इतना तो पक्का है कि इससे खराब नहीं होगा, या तो इससे अच्छा होगा या जो खराब होना था वो बस। तो उन्होंने कहा कि बस इतनी कोशिश करिएगा कि दोनों को एक साथ बुलाइएगा। अच्छा, आप दोनों चेहरा नहीं देखना चाहते तो एक साथ आना आसान होगा क्या? तो खैर जैसे तैसे वो दोनों परिवारों में दबाव डालकर एक साथ बुलाए, आए, बातचीत करने बैठे, गणेश जी बैठे, वो लोग भी बैठे, बातचीत शुरू हुई। 1.5-2 घंटे बातचीत चली और इस 1.5-2 घंटे में सारे शब्द वही दोनों बोले। जो बुलाए थे बातचीत करने के लिए उनको एक भी शब्द बोलने का अवसर नहीं मिला। अच्छा, वो क्या बोले? लड़का बोल रहा था कि भाई तलाक बहुत ज़रूरी है, सारी बात से यही सिद्ध कर रहा था, और तलाक का कारण कौन है? ये लड़की। फिर लड़की भी अपना चीखना चिल्लाना कर रही थी, वो भी बहुत सारी बातें कारण बता रही थी, और तलाक अब के बिना कुछ हो नहीं सकता, और इसका कारण कौन है? खूब एक दूसरे पे आरोप लगाए, चीखना चिल्लाना मचाए। लेकिन आदमी कितनी देर चीख चिल्ला सकता है? थक ही जाता है। ये नहीं कि शब्द खत्म हो गए इसलिए चुप हो गए, झगड़े के कारण खत्म हो गए, थक गए बेचारे, चुप हो गए। 1.5-2 घंटे में जब थक के चुप हो गए तो गणेश जी ने उनसे पूछा कि भाई देखो, मैं तो इसलिए बुलाया नहीं था कि तुम लोग तलाक का कारण हमको बताओ क्या करना है, तुम्हारी ज़िंदगी है, तलाक लेना है कि संबंध चलाना है तुम समझो, हमारा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो सिर्फ ये जानने के लिए बुलाया था कि तलाक ले लेने के बाद क्या सोच रहे हो, आगे अकेले अकेले ज़िंदगी जियोगे कि फिर से कोई शादी करोगे? तो अभी तो पुराना ही नहीं निपट रहा था नया चैप्टर का, लेकिन ये प्रश्न तो था ही। तो लड़का थोड़ा शांत हुआ, थोड़ा सोचने के बाद बोला कि अभी उम्र ही क्या है, अभी ज़िंदगी पड़ी है, शादी क्यों नहीं करेंगे, पढ़े लिखे अच्छा कमाते हैं, अच्छा घर बार है, शादी होगी, हर बार एक ही गलती थोड़े होती। तो लड़की ने कहा हमको कौन लड़का नहीं मिलेगा, हम भी शादी करेंगे। तो उन्होंने फिर से एक प्रश्न किया कि जो पिछली शादी किए थे ये मजबूर होके किए थे या तुम दोनों का ही निर्णय था? तो क्या उत्तर आया? मजबूर होके किए थे या मजबूर करके किए थे? किए थे मजबूर करके थे। बोले वो संबंध इस दुर्गति पे पहुंच गया 3 साल के भीतर, शुरू किए इतनी निष्ठा से, इतने कमिटमेंट से, इतने है ना पवित्रता के भाव से, और 3 साल में इस जगह पहुंच गया। ये जो अगली शादी करने की तुम बात कर रहे हो, ये जो अगली शादी करने की बात कर रहे हो, वो शादी सफलतापूर्वक चल जाएगी उसकी क्या गारंटी है? जो अगली शादी है, पिछली का तो दुर्गति होगी, अगली सफलतापूर्वक चल जाएगी उसकी क्या गारंटी है? क्या गारंटी है? तो लड़का बोला कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जो कहना चाह रहे हैं सीधे सीधे कहिए ऐसा क्यों भूमिका बना रहे हैं, सीधे सीधे कहिए जो भी कहना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा देखो तुम लोग जो है अपना संबंध इतने उस भाव से शुरू किए, इतनी प्रतिबद्धता से, लेकिन संबंध पूर्वक कैसे जिया जाए उसका नियम समझ में नहीं आया, तो बार बार प्रयास करने के बाद भी संबंध निभाने में सफल नहीं हो पाए। अभी फिर वही गलती कर रहे हो कि संबंध पूर्वक कैसे जिया जाए, क्या उसका नियम नियमावली है, उसका अभ्यास किए बिना, समझे बिना वापस फिर शुरू कर रहे हो। ये दूसरा संबंध भी कुछ इससे कम या कुछ इससे ज़्यादा घसीट के कुछ दिन चलेगा। जैसे आप सोचिए ना, कोई टीचर कक्षा 1 की क्लास में जाए, जोड़ना घटाना बच्चों को सिखाए, लेकिन जोड़ने घटाने के नियम बच्चों को ना बताए, सीधे सीधे क्लास पे प्रॉब्लम लिख दे, कहे इसको सॉल्व करके दिखा, कितने बच्चे सॉल्व कर लेंगे? सही करेंगे गलत करेंगे? गलत करें तो टीचर कहे आप कसम खाओ कल से सही जोड़ोगे, कसम खा के सही जोड़ने लग जाएंगे, अगले दिन फिर गलती करेंगे, अगले दिन कहे कि अब बेंच पे खड़े होके कसम खाओ सबके सामने, कसम खा लेने से जुड़ जाएंगे नंबर? कैसे जुड़ेंगे? उसके नियम समझ के, उसकी प्रैक्टिस करके तब वो बनता है। संबंध में भी जब जब झंझट हो रहा है, हम कसम खाने के अलावा और कर क्या रहे हैं? जब आगे झगड़ा नहीं करेंगे, इस बात की कसमें खाने के अलावा और क्या कर रहे हैं संबंध में?
जब भी हम संबंधों में जीने में फेल हो रहे हैं, संबंध में हम गलती कर रहे हैं, संबंध में उथल पुथल हो रही है, तो वापस बहुत निष्ठा से भी बढ़ रहे हैं तो फिर कसम ही खा रहे हैं कि वे आगे नहीं करेंगे गलती, उसके अलावा और क्या कर रहे हैं। तो वैसे ही गलती तो नहीं कर रहे हैं जैसे मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला टीचर कर रहा है ना। तो संबंध का नियम अगर समझ लेते हैं तो संबंध पूर्वक जीना आसान हो जाता। तो लड़के ने पूछा कि संबंध का नियम कैसे समझ सकते, तो बताया वही संबंध के ऊपर वर्कशॉप चलाते हैं 8 दिन का। क्या टाइमिंग है? वही सुबह 9 बजे से रात के 8 बजे तक। ये सुन के ही आदमी आराम में आता है, परेशान हो जाता है। बोले 8 दिन सुबह 9 बजे से रात के 8 बजे तक ये बिठा के क्या करेंगे भाई। वो भाग खड़ा होता है। तो लड़का भी भाग खड़ा हुआ, बोला इतनी छुट्टी नहीं मिलेगी, समय ही नहीं है, बहुत व्यस्त आदमी हूँ, आपको नहीं पता कंपनी मेरे बगैर चल नहीं पाएगी, है ना। अभी आप सोचिए ना, पैसा कमाने लायक आदमी हो जाए उसके लिए जिंदगी का कितना समय लगा रहे? 20 साल। संबंध पूर्वक जीने की कुछ समझ हो जाए उसके लिए 8 दिन लगाने का अवसर नहीं है आदमी के पास। फिर तो संबंधों में जो दुर्गति हो रही है वो तो कम ही हो रही है ना। अभी भी बहुत कुछ दूसरों के उपकार से चल जा रहा है। हमारे गलतियों को दूसरे पुचकार के उपकार पूर्वक झेल के हमको बर्दाश्त कर रहे हैं, इसलिए चल जा रहा है, अन्यथा हालत तो और खराब होनी है। वही थोड़े दिनों तक रहता है, फिर आप झेलते हैं। इसलिए है ना, ये जो बात बार बार कह रहे हैं कि खाली सुविधा का नियम समझकर संबंध भी चल जाएगा क्या, या सुविधा का नियम समझ के सुविधा जुटा सकते हैं, संबंध का नियम समझ के संबंध ठीक कर सकते हैं। ये दोनों के नियमों को समझना होगा, या खाली सुविधा के नियम से ही संबंध का नियम भी चल जाएगा, तो दोनों ही समझना होगा। इसलिए इसको कह रहे हैं कि संबंध के निर्वाह करने के लिए संबंध का समझ होना भी आवश्यक है। हम लोगों ने ये भी पिछले 3 दिनों में जांच परख की कि हमारे परिवारों में जो दुख है वो सुविधा की कमी के कारण अधिक है या संबंधों का निर्वाह न होने पाने के कारण अधिक है। तो अधिक दुख है संबंधों का निर्वाह न होने के कारण, है ना। और ज्यादा समय और प्रयास हम कहाँ लगा रहे? सुविधा पे, संबंध पे। समस्या झेल रहे हैं, इसका मेहनत कहाँ कर रहे हैं? इस पर। सॉल्व होने वाला है? तो ठीक ढंग से देखें तो परिवारों में मुख्य मुद्दा तो संबंध का है, और सुविधा और शरीर का उपयोग एक साधन के रूप में इन संबंधों के निर्वाह के लिए अपन करते हैं, अगर संबंध समझ में आ जाता है तो। अन्यथा सुविधा के लिए संबंध का इन्वेस्टमेंट करते रहते। इन सब पे बात हुई है। अब उसको बेस बना के अब आगे अध्ययन करने जाते हैं तो ये दिखता है कि संबंध है मैं से मैं का या शरीर से शरीर का। मैं से मैं का। संबंधों में भाव है एक मैं में दूसरे मैं के लिए। तो परिवार सिर्फ सुविधाओं के आदान प्रदान से ही चलेगा कि भाव का आदान प्रदान भी जरूरी है? बेस क्या है? सुविधाओं का आदान प्रदान, भाव का आदान प्रदान। क्योंकि भूख लगने पे सुविधाओं का आदान प्रदान है, किसी चीज की जरूरत पड़ने पे सुविधाओं का आदान प्रदान है, लेकिन भाव का जरूरत पड़ने पर कि निरंतरता में। इसको भी देखने जाएं तो इन भावों को पहचाना जा सकता है, ये निश्चित है। संख्या में कितने हैं? 9। जब भी हम इन भावों का निर्वाह करते हैं और आपस में इसका मूल्यांकन करते हैं तो उभय सुख होता है। उभय सुख का मतलब दोनों जो संबंध में जीने का प्रयास कर रहे हैं दोनों ही सुखी होते हैं। और ये भाव हैं इतने। तो कई बार हम लोग इसको भाव भी बोल रहे हैं, कई बार स्वभाव भी बोल रहे हैं, कई बार सहज स्वीकार भाव भी बोल रहे हैं। तो तीनों एक ही रियलिटी के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, श्रद्धा, गौरव, कृतज्ञता और प्रेम, ये 9 भाव पहचाने। आप थोड़ा जांच करके देखिए कि आपको आपके परिवार के लिए इसमें ऐसे कौन से भाव हैं जिनको हटा दिए जाए, जिनकी जरूरत नहीं है, या सारे जरूरी है? अगर कोई जरूरी नहीं है तो उसको हटा देते हैं, लिस्ट छोटी हो जाएगी, काम आसान हो जाएगा। सारे जरूरी है। इन सारे जरूरी है। तो अगर एक और थोड़ा अपने भीतर ध्यान दीजिए, परिवार में जितनी बार भी आप दुखी होते हैं, है ना, उसमें कितनी बार इन भावों के अभाव से दुखी होते हैं? ऐसा लगता है सामने वाला जो बात कर रहा है वो आपके विश्वास की जगह शंका कर रहा है ना।
आपका विश्वास हिल रहा, उसका आप पर से विश्वास हिल रहा है, शंका कर रहा है, वो आपको दुखी कर रहा है। कई बार वो जो भाषा प्रयोग कर रहा है उससे आपका सम्मान पे चोट लग रही है। कई बार ऐसा लगता है कि हैं तो परिवार के ही लोग, लेकिन स्नेह की जगह द्वेष झलक रहा है ना। कई बार ऐसा लगता है कि भाई ममता निभाने की जगह, है ना, वो किसी विशेष से तो ममता निभा रहे हैं, हमारे पे ध्यान नहीं दे रहे, है ना। वात्सल्य की जगह, हमारे साथ वात्सल्य निभाने की जगह इग्नोर कर रहे हैं, है ना। तो देखने जाए तो ये भावों के अभाव में भी परिवार का दुखी और बेचैन होते हुए देख रहे हैं अपने को, या सिर्फ सुविधाओं के अभाव के कारण ही दुखी और बेचैन होते हुए देख रहे हैं? ज्यादा किसके कारण हो रहा है? तो पिछले 1 महीने का अगर आप निरीक्षण करें अपने परिवार की स्थिति का, तो कितनी बार इन भावों के अभाव के कारण आप विचलित हुए, कितनी बार सुविधा के अभाव के कारण आप विचलित और परेशान हुए, उसका एक अनुमान लगेगा, है ना। अच्छा, दूसरों के साथ भी ऐसे ही हो रहा होगा। इन सभी भावों में विश्वास के भाव के आगे लिख रखा है आधार मूल्य। भाव को मूल्य भी कह रहे हैं, एक चौथा शब्द उसके लिए प्रयोग कर रहे हैं, मूल्य भी। तो आधार मूल्य, आधारभूत भाव विश्वास को ही क्यों कह रहे हैं, बाकी भाव को क्यों नहीं कह रहे? इन सभी भाव में सबसे पहले कौन से भाव को समझा जाए? क्यों विश्वास को समझा जाए? नींव है। नींव क्यों है? क्योंकि जिसके ऊपर आप विश्वास नहीं करते उसका सम्मान कर पाते हैं क्या? और जिसका विश्वास सम्मान ही नहीं करते उससे स्नेह करना भी बड़ा कठिन हो जाता है, और जिससे स्नेह नहीं है उसका ममता वात्सल्य निभाना भी बहुत असंभव हो जाता है। तो ये सारे भाव तो जरूरी है, लेकिन इसके आधार में क्या है? विश्वास का भाव। इसलिए इसको क्या कह रहे हैं? आधार। फिर ये सारे भाव होते होते पूरा कहाँ हो रहे? प्रेम। इसलिए इसको कौन सा भाव कह रहे? पूर्ण मूल्य। तो सबसे पहले कौन से भाव को समझने से शुरू करें? विश्वास। तो विश्वास के भाव को समझने से शुरू करते हैं। उसको लेके कुछ प्रश्न पूछ लेता हूं। विश्वास क्या है? विश्वास केवल कुछ ही व्यक्तियों से पर होगा या सभी पर हो सकता है? विश्वास शर्तों पर होगा या बिना शर्त भी हो सकता है? क्या लगता है? सिर्फ शर्तों पर आधारित होगा विश्वास या बिना शर्त भी हो सकता है? अभी क्या लग रहा है, बिना शर्त चल रहा है कि शर्तों पर आधारित चल रहा है? क्या किसी के साथ भी विश्वास निरंतरता में हो सकता है? ये सारे प्रश्न है विश्वास को लेकर के, एक एक करके इसको थोड़ा देखेंगे हम लोग। विश्वास के बारे हमने यहाँ पर परिभाषा लिखी। विश्वास का क्या मतलब है? आश्वस्त होना। आश्वस्त होने का क्या मतलब है? ये स्पष्ट होना कि ये दूसरा व्यक्ति भी मेरे सुख समृद्धि के अर्थ में ही है। जिस जिस व्यक्ति के बारे आपको ये स्पष्टता हो पाती है कि वो आपके सुख और समृद्धि के अर्थ में है, आप उसी से आश्वस्त हो पाते हैं और उसी के बारे ये कह पाते हैं कि आपको उस पर विश्वास नहीं। तो जिस जिस व्यक्ति के साथ आपको ये स्पष्टता हो पाती है कि वो व्यक्ति भी आपके सुख समृद्धि के अर्थ में, वास्तव में आप उसी के प्रति आश्वस्त हो पाते हैं, उसी पर ये कह पाते हैं कि आपको उसके ऊपर विश्वास। रिवर्स भी ऐसे ही चलता है। अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसा देख पाता है कि आप उसके सुख समृद्धि के अर्थ में, तभी वो व्यक्ति आपसे आश्वस्त हो पाता है और वही व्यक्ति आपके बारे ये बोल पाता है कि वो आप पर विश्वास करता है। तो विश्वास की इस परिभाषा की भी थोड़ी जांच परख कर लीजिए कि आपके लिए ये विश्वास की परिभाषा ठीक लग रही है, सहज स्वीकार लग रही है या नहीं। अभी तो मैंने ये नहीं कहा कि सभी पे हो सकता है कि नहीं, अभी तो इतना कहा कि आपको क्या लगता है, आपके बारे पूछा कि आपको क्या लगता है, विश्वास सभी पे हो सकता है या कुछ ही पे हो सकता है। तो जो भी उत्तर हो, अभी तो मैं तो कोई उत्तर दे नहीं रहा उसके बारे। अभी तो पहले विश्वास पे चर्चा हो जाए तब तय करेंगे। तो विश्वास के बारे में देखेंगे तो कई कुछ प्रश्न बनते हैं विश्वास के बारे में। जैसे हम किसी भी व्यक्ति के साथ विश्वास की जांच परख कैसे करें? हमारे पास कोई मैकेनिज्म, कोई प्रोसीजर है क्या?
है ना। तो जैसे हम लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसका एक प्रोसीजर है, तो उसको फॉलो करते हैं, फिर कुछ परिणाम आते हैं, कुछ संकेत आते हैं, उसके आधार पर कहते हैं ये निष्कर्ष ठीक है। ऐसे तो चलता है सारे वैज्ञानिक प्रयोग। ऐसे ही विश्वास को भी लेकर दो लोगों के बीच में हम विश्वास को जांचें, अगर उसका कोई प्रोसीजर है क्या या आवश्यक है क्या, कि ऐसा कोई प्रोसीजर जिससे हम जांच सकें कि दो लोगों के बीच में विश्वास है कि नहीं। प्रोसीजर होना डिफाइन जरूरी है नहीं है, ये पहला स्टेप। और अगर प्रोसीजर निकल आया तो फिर अगर हमको पता लग गया कि इन दो लोगों के बीच में, हमारे और इसके बीच में विश्वास नहीं है, तो इतना पर्याप्त है या उसका कारण क्या है, किस कारण के कारण, मतलब किसके कारण ये विश्वास नहीं है, वो कारण पता लगना भी जरूरी है। तो प्रोसीजर पता लगना पहला काम, और अगर विश्वास नहीं है तो उसका कारण पता लगना दूसरा काम। कारण पता लगने भर से काम चल जाएगा या उसका निवारण भी ढूंढना पड़ेगा? उसका निवारण अगला काम। तो तीन काम जरूरी हो गए। कौन कौन से? प्रोसीजर, दूसरा कारण, तीसरा निवारण। एक चौथी चीज भी जरूरी है, वो क्या इंडिकेटर है, क्या संकेतक है कि जब वो आए तो मैं ये निश्चिंत हो जाऊं कि विश्वास स्टैब्लिश हो गया, पूरी तरह से उसका निवारण हो गया। कोई ऐसा संकेत है क्या कि ऐसा संकेत मिले तो मैं निश्चिंत हो जाऊं कि हाँ अब विश्वास पूरी तरह से स्टैब्लिश हो गया। तो चार चीजों की जरूरत लगती है। पहला क्या? प्रोसीजर का पता लगना, दूसरा कारण, तीसरा निवारण, चौथा पूरी तरह से वो प्रक्रिया सफल हो चुकी है, इसका संकेत क्या है, कैसे हम तय करेंगे कि हम पूरी तरह से इस काम को कर चुके हैं। ये चारों चीजें जरूरी हैं या नहीं? चारों जरूरी है। चारों में पहले किस पर ध्यान दिया जाए? प्रोसीजर, फिर कारण, फिर निवारण, फिर उसको फाइनली तो ये परिणाम। तो चारों मुद्दों पे हम लोग अभी बात करेंगे। तो सबसे पहले कहाँ से शुरू करते हैं? प्रोसीजर से। तो यहाँ पर मैं एक प्रोसीजर डिफाइन करता हूँ। ये प्रोसीजर ऐसा है कि आप होंगे पहले व्यक्ति विश्वास जांचने में, और एक और व्यक्ति शामिल होगा जिसके साथ आप विश्वास को जांच रहे होंगे। तो आप पहले व्यक्ति हो गए और जिसके साथ विश्वास को जांच रहे हैं वो दूसरा व्यक्ति, यानी दो लोगों के बीच में जांच हो रही है। आप यहीं बैठे हैं, दूसरा व्यक्ति जरूरी नहीं है कि यहीं बैठे, वो कहीं का भी हो सकता है, आप उसको कंसीडर कर लीजिए कि वो व्यक्ति है। मैं यहाँ 8 प्रश्न लिखूंगा, 4 प्रश्न आपके बारे में और 4 प्रश्न उस दूसरे व्यक्ति के बारे में जिसके लिए आप विश्वास को जांचने वाले हैं। तो 4 प्रश्न जो आपसे जुड़े हैं उसका उत्तर कौन देगा? आपसे आएगा। और वो 4 प्रश्न जो दूसरे व्यक्ति से जुड़े हुए हैं उस व्यक्ति के बारे में भी आप यहाँ पर एक अनुमान लगा के बैठे हैं, उसी के आधार पर आप विश्वास को तय करते हैं। तो वो अनुमान भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो उसका उत्तर भी कहाँ से निकलेगा? जो आपके भीतर उस व्यक्ति के बारे अनुमान है। तो उस व्यक्ति के भी 4 प्रश्न का उत्तर कहाँ से निकलने वाला है? आपसे। तो टोटल 8 प्रश्नों का सेट लूंगा। 4 प्रश्न आपके बारे, 4 प्रश्न दूसरे व्यक्ति के बारे जिसके साथ आप जांचने वाले हैं। तो जो भी व्यक्ति के साथ आप जांच परख करने वाले हैं, आप सोच लीजिए उसके प्रश्नों के उत्तर भी आप ही से आएंगे और आपके प्रश्नों के उत्तर भी आप ही से। ऐसे यहाँ 8 प्रश्नों का एक प्रोसीजर लूंगा मैं। इसमें एक और बात महत्वपूर्ण है, कल भी परसों भी बात किए थे। एक मुद्दा होता है चाहना, दूसरा मुद्दा होता है उसका होना। चाहना और होना एक ही बात है या हमारे करने पर निर्भर है? और करना किस पर निर्भर है? हमारी योग्यता पे। जो हम चाह रहे हैं, हमारे पास योग्यता होती है तो हम वैसा करते हैं और वैसा परिणाम आता है। तो चाहना अलग बात है और करना अलग। करना किस पर निर्भर है? हमारी योग्यता पर। तो मेरे जो 4 प्रश्न हैं वो 2 भाग में बटेंगे। 2 प्रश्न मेरी चाहना को लेकर के और 2 प्रश्न मेरे करना को लेकर के, अर्थात मेरी योग्यता को लेकर के। दूसरे आदमी के भी 4 प्रश्न 2 भाग में बटेंगे। 2 प्रश्न उसके चाहना को लेकर और 2 प्रश्न उसके करना। शुरू करते, शुरू किया जाए। तो यहाँ मैं प्रश्न लिखूंगा, फिर इस प्रश्नों को पूछूंगा, आपके जो भी रिस्पॉन्स आएंगे उसको यहाँ पर रजिस्टर करेंगे, फिर हम लोग चर्चा करके निष्कर्ष निकालेंगे। ये 4 प्रश्न मैंने लिख दिए। तो पहला प्रश्न लिखा है, मैं स्वयं को निरंतर सुखी करना चाहता हूँ। दूसरा लिखा है, मैं दूसरे को निरंतर सुखी करना चाहता हूँ। तीसरा लिखा है, दूसरा स्वयं को निरंतर सुखी करना चाहता है। चौथा लिखा है, दूसरा मुझे निरंतर सुखी करना चाहता है। ऐसे 4 प्रश्न लिखे हैं। आपने भी इसे पढ़ ही लिए होंगे, थोड़ा सोच भी लिए होंगे।
अब कलेक्टिवली एक एक प्रश्न का आंसर ढूंढते हैं। तो जो पहला प्रश्न है, मैं स्वयं को निरंतर सुखी करना चाहता हूं, क्या उत्तर है इसका? हाँ, यस। तो यहाँ हम लोग यस का निशान लगा लेते हैं। अब मैं खुद सुखी होकर दूसरे को निरंतर सुखी करना चाहता हूं, यस नो? यस। अब दूसरे व्यक्ति के बारे में मेरा क्या अनुमान है, जिसके साथ मैं विश्वास को जांच रहा हूं, वो दूसरा आदमी भी स्वयं को निरंतर सुखी करना चाहता है, नहीं चाहता है? चाहता है, तो ये भी यस। अब दूसरा आदमी मेरे को निरंतर सुखी करना चाहता है, नहीं चाहता है? क्या कर अब यहाँ झंझट खड़ा हो जाता है। यहाँ तक तो कोई झंझट नहीं खड़ा होता, यहाँ झंझट खड़ा हो जाता है। कई बार लगता है हाँ, कई बार लगता है ना। हाँ, तो अभी मतलब जिस भी व्यक्ति के साथ आप जांच रहे हैं, है ना, प्लस इस पर भी निर्भर करता किस मूड में जांच रहे हैं। बट इन टोटालिटी अगर देखें तो यहाँ आकर एक जितनी क्लियरिटी के साथ इसका उत्तर दे पा रहे हैं, यहाँ पर वो क्लियरिटी मिसिंग दिखती है। ना काटे बनता है ना टिक लगाए बनता है। इसलिए हम लोगों ने बीच का एक रास्ता निकाला है। अभी ये जो है क्वेश्चन मार्क के डोमेन में, ठीक। तो ये चाहना के बारे में, अपने और दूसरे व्यक्ति की चाहना के बारे में, अर्थात सहज स्वीकृति के बारे में। अब इधर 4 प्रश्न लिखते हैं, ये किसके बारे में होगा? करना, अर्थात हमारी और उसकी योग्यता। तो 4 प्रश्न लिखता हूं योग्यता के बारे में, अर्थात करने के बारे में। पढ़ देता हूं एक बार, फिर चर्चा करेंगे। पहला लिखा है, मैं स्वयं को निरंतर सुखी कर पाता हूं। दूसरा लिखा है, मैं दूसरे को निरंतर सुखी कर पाता हूं। तीसरा लिखा है, दूसरा स्वयं को निरंतर सुखी कर पाता है। चौथा लिखा हूं, दूसरा मुझे निरंतर सुखी कर पाता है। आपने भी पढ़ ही लिया होगा, जांच ही लिया होगा अंदर अंदर। अब रिस्पॉन्सेस को कलेक्ट करते हैं। पहला पूछता हूं, मैं स्वयं को निरंतर सुखी कर पाता हूं। मैं स्वयं को कंटिन्यूअस निरंतर सुखी कर पाता हूं, यस नो? मुझे लगता है नो भी कहना ठीक नहीं है। कभी तो कर पाता हूं, कंटिन्यूअस नहीं कर पाता। इसलिए क्या कह रहा हूं इस पर? कभी कर पाता हूं और कभी नहीं कर। मैं दूसरे को निरंतर सुखी कर पाता हूं, यहां पर भी क्वेश्चन है। दूसरा खुद को निरंतर सुखी कर पाता है, दूसरा मुझे निरंतर सुखी कर पाता है। क्वेश्चन मार्क, एक क्वेश्चन मार्क, 2 क्वेश्चन मार्क। बोले यार 2 क्वेश्चन मार्क। अब अगर करने को देखने जा रहे हैं, योग्यता को देखने जा रहे हैं, तो इस तरह के रिस्पॉन्स आ रहे हैं। चाहने को देखने गए तो इस तरह के आ रहे हैं, योग्यता को देखने जा रहे हैं तो यहाँ पहले से ही क्वेश्चन मार्क शुरू हो गया। चाहने को देखने जा रहे हैं तो आखिरी पे आप एक क्वेश्चन मार्क लगा था, करने में तो यहीं से शुरू हो गया। अब थोड़ा इसके निष्कर्षों को निकालते हैं। तो अगर आप देखिए इस पूरी प्रक्रिया में, तो आपको ये दिखेगा कि आप खुद सुखी होना चाहते हैं और दूसरे को भी सुखी करना चाहते हैं। ये आपकी चाहना है। करना भी यही है क्या? जो आपकी चाहना है यही आपके करने में आ गया है? पूरी तरह नहीं आया है। कभी आप ऐसा कर पाते हैं, कभी आप ऐसा नहीं कर पाते। जब भी आप ऐसा कर पाते हैं तब आप अपने बारे कैसा सोचते हैं, और जब आप ऐसा नहीं कर पाते तब कैसा सोचते हैं, उसको देखते हैं। अगर आप कर पा रहे हैं तो एक स्थिति, नहीं कर पा रहे हैं तो भी आपको क्या लगता है? आप कर नहीं पा रहे हैं कि करना नहीं चाह रहे हैं? कर नहीं पा रहे हैं। आपको ये दिखता रहता है कि समस्या इधर की नहीं है, बल्कि समस्या किधर की है? इधर। आप चाह तो रहे हैं करना, खुद सुखी होना, दूसरे को सुखी करना, लेकिन करने जा रहे हैं तो कभी कर पा रहे हैं और कभी नहीं कर पा। लेकिन अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो प्रॉब्लम आपको चाहने की नहीं दिखाई देती है, बल्कि किसकी दिखाई देती है? करने की, अर्थात आपकी योग्यता की। आपको अपने बारे स्पष्ट रहता है कि मेरी योग्यता होती है तो मैं कर पाता हूँ, नहीं होती है तो नहीं भी कर पा रहा हूँ, फिर भी मेरी चाहना तो ठीक है, मैं चाहता ही हूँ कि सुखी कर दूँ।
यानी इधर की समस्या आप यहीं रखते हैं, इसको उठाकर इधर नहीं पटकते। इसका आप अलग से आकलन करते हैं और इसका अलग से। इसलिए अपने बारे में स्पष्टता रहती है कि यहाँ मेरा चाहना तो ठीक ही है, कमी कहाँ है मेरी योग्यता। अपने बारे तो ये क्लियर हुआ। लेकिन जब दूसरे आदमी का आकलन करने जाते हैं तब भी इस स्पष्टता से आकलन कर पाते हैं क्या? अपने बारे तो साफ साफ दिख रहा है कि हमारा चाहना अलग है और करना अलग। करने की अगर समस्या है तो वो समस्या इधर की है, इधर की। लेकिन जब आप दूसरे आदमी का आकलन करने जाते हैं तब आपको ये स्पष्ट रहता है क्या कि उस आदमी का चाहना आप ही की तरह अलग है और करना अलग है। करने की कमी जैसे आप में है, योग्यता की कमी उसमें भी जो करने की कमी है या उसकी योग्यता की कमी है, उसके चाहने की कमी नहीं है। या वहां पर देखते आप इसको हैं और निष्कर्ष कहाँ भेज देते हैं? इधर। तो आप अपने चाहना को अलग देखते हैं, करना को अलग देखते हैं। लेकिन दूसरे आदमी को जब देखने जाते हैं तो कहीं ये गलती तो नहीं कर रहे हैं कि देख क्या रहे हैं उसके करने को, उसकी योग्यता को, और वहां तो सब कमी दिखाई दे रहा है, लेकिन उस कमी को उसकी योग्यता तक नहीं रख रहे हैं। उस कमी को ही उठाकर कहाँ लेके आ जा रहे हैं? उसके चाहना। तो उसी को उसका चाहना मान ले रहे हैं। गलती उसकी योग्यताओं की कमी के कारण हो रहा है और शंका कहाँ कर रहे हैं? उसके चाहना। उदाहरण देता हूँ कुछ। जैसे आपके घर में आपके हाथ से कोई कांच का गिलास छूटा और टूट गया, तो क्या भाषा बोलते हैं आप? मुझसे गिलास टूट गया। एक दो दिन बाद उसी तरह का गिलास घर के किसी दूसरे सदस्य से टूटता है, तब भी यही भाषा रहती है कि भाषा बदल जाती है? अब क्या भाषा आ जाती है? इसने गिलास तोड़ दिया, और कई लोग तो इसको और स्ट्रांग बनाते, आज फिर गिलास तोड़ दिया इसने। ये दोनों भाषा में भाव एक ही है कि भाव बदल गया? बदल गया। पहली भाषा में जब आप ये कह रहे हैं कि मुझसे गिलास टूट गया, तब आप क्या कह रहे हैं कि भाई मेरी योग्यता ऐसी नहीं थी कि मैं संभाल पाऊँ, कहीं पैर फिसल गया, कहीं ध्यान इधर उधर हो गया और गिलास टूट। यानी आपको अपने चाहने पे शंका नहीं हो रही। दूसरे केस में जब दूसरे आदमी से टूट रहा है तब तुरंत आप कह रहे हैं इसने गिलास तोड़ दिया। तोड़ दिया मतलब पूरा प्रोग्राम बनाया था कि आज तो गिलास तोड़ना ही है ना? यही सेंस जा रहा है ना? पूरा प्रोग्राम बनाया तो कहाँ शंका जा रही? योग्यता पर कि चाहने पर? और जैसे ही दूसरे आदमी को आप स्टेटमेंट ये बोलते हैं कि भाई उसने गिलास तोड़ दिया, तो उसको दिखता ही है कि आप उसके चाहने पे शंका कर रहे हैं। आपके इस स्टेटमेंट से वो आराम में आता है, अंदर अंदर परेशान हो जाता है। परेशान होकर फिर दिन भर ढूंढता है कि आप कहाँ कहाँ कमी करते हैं। फिर शाम तक आप पर भी इसी तरह के कुछ काउंटर करता है। फिर आप कहते हैं कि आदमी बड़ा खराब है, दिन भर मेरी कमी निकालता रहे। ऐसे चल रहा है ना? फिर वो दिन भर आपकी कमी निकालता, अगले दिन फिर उसकी कमी निकालना आप शुरू करते, और फिर धीरे धीरे दोनों ही एकदम गुत्थम गुत्था हो जाता है मामला। आप किसकी गलती है किसकी नहीं है किनारे। छोटे छोटे उदाहरण देखेंगे तो पता लगेगा कि ये गलती बार बार हो रही है हमसे। जैसे आप क्लास में किसी दिन लेट आए, क्या भाषा बोलते हैं? मैं लेट हो गया। आपका दोस्त 2-4 दिन बाद लेट आता है तब? ये तो रोज ही लेट आता है, इसका कुछ नहीं हो सकता। कहाँ शंका जा रहा है? चाह। छोटे छोटे उदाहरण को देखेंगे। जैसे घर में आप कभी दूध गर्म कर रहे हैं, आप जब दूध गर्म कर रहे हैं और दूध उबल के फैल गया, दूध गर्म करते हैं ना, बहुत ही वैज्ञानिक प्रक्रिया है। आप कितने ध्यान से जीते हैं उसको जांचने का। 10-15 मिनट लगते हैं दूध गर्म करने में, पूरे समय आप ध्यान लगाए रहते हैं, और कुछ घटना ऐसी घटती है, बाहर पत्ता हिला, आपने देखा उतने देर में फैल गया। गई आपकी तपस्या 15 मिनट की, पैन फैल के बराबर। अब वो फैल गया दूध, आप क्या स्टेटमेंट बोलते हैं? दूध गिर गया। लेकिन घर का दूसरा सदस्य अगर उसी दूध को गर्म कर रहा है, अब फैल गया, तो अब भाषा वही रहती है, बदल जाती है। अब क्या भाषा आती है? इसने दूध गिरा दिया। अच्छा, मतलब कैसे चलता है? हमारे एक बुजुर्ग हम लोग के थे, राम जी भाई, अब तो रह नहीं, शरीर शांत हो गया। एक दिन आराम कर रहे थे, अपना लेटे हुए थे, बुजुर्ग थे, तो देखा कि उनकी पत्नी और उनकी बहू, अर्थात सास और बहू, दोनों में एक संवाद चल रहा है। क्या संवाद चल रहा है? सास बोल रही है बहू से, मतलब बहू बाहर जो है, कुछ मिट्टी के चूल्हे होते हैं ना, कुछ मिट्टी के चूल्हे गांव में होते हैं ना,
ऐसे कोई चूल्हा रहा होगा, उसमें अपना उन्होंने बर्तन पे धो के और मिट्टी विट्टी चढ़ाते हैं उसके ऊपर ना रखने के लिए, फिर रख के दूध गर्म कर रही हैं। फिर दूध उबल के गिर गया, दूध भी गिर गया और आग भी बुझ गई। ठीक, अब अंदर से सांस निकल के आई, वो लगी चिल्लाने बहू पे, उसने पूरा दूध गिरा दिया, उसने आज फिर दूध गिरा दिया, पूरा अपना जितनी देर चिल्लाना था वो चिल्ला ली। तो बाद में रामजी भाई बोल रहे हैं उनसे, अपनी पत्नी से, मतलब उसकी सास से, कि चाहिए बताओ, हमको एक बात समझ में नहीं आ रही। क्या? बोला दूध इसने गिरा दिया कि दूध इससे गिर गया? बोला नहीं, गिरा दिया, देखो। बोले हमको समझ में ये नहीं आ रहा कि अगर इसको दूध गिराना ही था तो पहले इसने चूल्हा जलाया, फिर बर्तन धोया, फिर उसके ऊपर रख के आग जलाया, ऐसे ही गिरा देती। आधा घंटा मेहनत करके गिराती, वैसे गिरा देती ना। लेकिन आप देखेंगे तो हम ऐसा स्टेटमेंट बोल रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, वैसा भाव रख रहे हैं, इसलिए ऐसा स्टेटमेंट निकल रहा है। क्या भाव रख रहे हैं? हम नहीं ये स्पष्टता रख पा रहे हैं कि जैसा हमारा चाहना अलग है और योग्यता अलग। कमी हमारी योग्यता में है तो वो यहाँ की कमी है, चाहने की नहीं। ऐसी स्पष्टता हम परिवार के दूसरे के सदस्य के लिए नहीं रख पा रहे हैं। वहाँ समस्या उसकी योग्यता पे हो रही है और हम शंका कहाँ लेके चले जा रहे हैं? उसके चाहने। आपको जैसे ही किसी व्यक्ति के चाहने पे शंका होता है, दो स्थितियां हैं। एक स्थिति है कि आपको ये दिख रहा है कि भाई आदमी ये काम करना तो चाह रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है, एक स्थिति। एक दूसरी स्थिति, आपको शंका हो रही है कि आदमी ये करना ही नहीं चाह रहा है। ये दोनों स्थितियों का आपके ऊपर जो प्रभाव पड़ता है वो कैसा होता है? एक ही जैसा, अलग अलग? अगर आपको लग रहा है कि आदमी काम करना तो चाह रहा, बेचारा कर नहीं पा रहा है, इसकी योग्यता कम पड़ रही है, प्रॉब्लम है कुछ, तब कैसा फील करते हैं? आराम या बेचैनी? आराम। और अगर ये दिखने लगे कि इसका चाहना ही गड़बड़ है, चाहने पे ही शंका होने लगते, अब आराम महसूस करते हैं, बेचैनी महसूस करते हैं। भले ही उसको कुछ बोले या ना बोले, उसके चाहने पे शंका होते ही आप में बेचैनी होने लगती। और बेचैनी अगर आप में हो रही है तो आपकी भाषा सामान्य बनी रहती है या उसमें भी कुछ बदलाव आ जाता है? चेहरे के फेशियल एक्सप्रेशन भी सामान्य बना रहता है, उसमें भी बदलाव आ जाता है। और ये बदले हुए भाव भंगिमा को दूसरा पढ़ पाता है? नहीं पढ़ पाता। फिर वो बोलता है ये आदमी देख के हमेशा मुंह ही बनाता रहता, हमको शब्द कुछ नहीं बोल रहे, मात्र एक्सप्रेशन बदल जा रहे हैं। किस कारण? उसके चाहने पे। और वो भी दूसरे आदमी को ट्रांसफर होता है? नहीं होता है। आपको भी ट्रांसफर होता है। 10 लोग परिवार में होते हैं, आप सबके चेहरे देखते ही रहते हैं, पता लगता है ये आदमी आज सुबह से चेहरा ऐसा क्यों बना रखा है? क्योंकि वो किसी के चाहने पर शंका करके बैठा। जब भी हम दूसरे के चाहने पे शंका करके बैठते हैं, उसका पहला दुष्परिणाम कौन भोगता है? हम। खुद में बेचैनी होती है। और वो बेचैनी भले हम संकोच बस बाहर ना निकालें, लेकिन वो भीतर भीतर चल रही होती है और चेहरे तक से भी वो रिफ्लेक्ट हो रही होती है। भाषा बोलें तो भाषा भी बदल जाती है। ये चाहने पे शंका का जो दुष्परिणाम है वो इतना स्ट्रांग है, आप कितना भी अच्छे आर्टिस्ट हो बहुत संभाल नहीं पाते। एक बार किसी के चाहने पे शंका हो जाए और आप में बेचैनी होने लगे, आराम अंदर महसूस करते हैं, इरिटेशन महसूस होने लगती है। बार बार ये हो तो फ्रस्ट्रेट भी होने लगते हैं, बार बार ये हो तो चीखने चिल्लाने भी लगते हैं। एक बार किसी के चाहने पे शंका हो जाए, 2-4 बार हो जाए, आप अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर पाते, बेचैनी को तो बिल्कुल नियंत्रित नहीं कर पाते। चाहने पे शंका हुआ नहीं कि आप बेचैन हुए नहीं। अच्छा, हालत क्या है? सामने वाले से छोटा छोटा अपेक्षाएं टूटती हैं, तो जैसे ही वो हमारी अपेक्षा पूरी नहीं कर पा रहा, अपेक्षा टूट रहा है, हम सीधे शंका कहाँ कर रहे हैं? उसकी योग्यता पर कि उसके चाहने पे? और तुरंत व्याकुल हो जा रहे। तो बार बार कहा गया ये कि चर्चा के दौरान आपस में बात ना करें, है ना? संवाद करें जो प्रस्तुति हो रही है वहां। लेकिन बहुत से लोग आपस में बात करते रहते हैं। क्या निष्कर्ष निकाले उनके बारे? चाहने की समस्या है, योग्यता की समस्या है। अगर दिख गया कि ये चाहने की समस्या है तो फिर तो जो कॉलेज के क्लास में होता है ना, दोनों उठो। अच्छा, वहां तो आप फीस देके बैठे हैं, यहां वहां तो आप फीस देके बैठे हैं, आप बोल सकते हैं हम फीस दिए, हम नहीं जाएंगे बाहर।
यहाँ तो आपका वो भी दबाव नहीं है। यहाँ तो हम बोल ही सकते हैं बहुत हो गया आप चलो निकलो। लेकिन अगर ये स्पष्ट है कि वो व्यक्ति अभी इतना सॉर्टेड नहीं है कि जो कल्पनाशीलता में चल रहा है उसको एक जगह लगा ले, कुछ आ गया प्रश्न कल्पनाशीलता में, कुछ आ गई बात ध्यान में, है ना, उसको नहीं अभी वो सेटल कर पा रहा है तो उसको आसपास में कुछ कर रहा है, तब ये योग्यता की प्रॉब्लम हुई, उसके चाहना की प्रॉब्लम है। अगर दिखता रहता है कि ये योग्यता की प्रॉब्लम है तो बड़ी घटना हो या छोटी घटना हो फिर उस पर शंका नहीं होती, फिर अपने में व्याकुलता नहीं आती, है ना। अभी मैं आप ही लोगों से जानना चाहता हूं कि परिवार में जो एक दूसरे की चाहना पर शंका करके चीखते चिल्लाते रहते हैं वो वास्तव में उनके चाहने की समस्या है कि योग्यता की समस्या है? और अगर योग्यता की समस्या आपको दिख गई है तो क्या परिवार के लिए ये प्रश्न चिन्ह हटा दूं मैं? हटाने का जिम्मेदारी बहुत बड़ा है। परिवार के लिए प्रश्न चिन्ह हटाने का मतलब जानते हैं आप क्या हुआ? इसको ना डुप्लीकेट करना पड़ेगा, इस बार वो डुप्लीकेट नहीं रहेगी। परिवार के लिए इस प्रश्न चिन्ह को हटाने का मतलब समझते हैं क्या हुआ? अगर उनके चाहने पे शंका नहीं होगी और योग्यता में ही समस्या है ये दिखेगी तो उनके ऊपर देखकर इरिटेशन आएगा क्या? बेचैनी आएगा क्या? गुस्सा आएगा क्या? तो आप ये दावा कर रहे हैं क्या कि अब आज के बाद उनको देखकर बेचैन नहीं होंगे, गुस्सा नहीं आएगा, फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, चीखेंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, ऐसा दावा कर रहे हैं क्या? और अगर ये कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं शंका कहाँ है? उनकी चाहना। तो क्या हो सकता है ऐसा कि परिवार में, है ना, लोगों की चाहनाओं की शंका से आप मुक्त हो सके? क्या ये संभव है? या अगर उनकी चाहना की शंका से आप मुक्त नहीं हो पा रहे हैं तो कठिनाई क्या है? किन कारणों से आपको उनकी चाहनाओं पे शंका हो रही? अगर कोई कारण है तो उस पर बात की जाए। वही तो उनकी योग्यता को चाहना समझ ले रहे हैं, इस कारण हम भी बेचैन हो रहे हैं और उनको भी। अगर इतना स्पष्ट हो जाता है तो योग्यता को योग्यता रखेंगे और चाहना को चाहना, फिर योग्यता और चाहना को मिक्स नहीं करेंगे। बताइए, माइक ले लीजिए। सर, अगर ऐसा है कि अपनी चाहना भी सही है, सामने वाले की चाहना भी सही है, तो भी उनकी योग्यता या अपनी योग्यता में बार बार कमी कैसे आती है? कमी एक बार आए तो चलता है, दो बार आए तो चलता है, लेकिन बार बार वो कमी बनी रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है बेचैन होंगे। एक दिन, दो दिन, तीन दिन उसको रोक सकते हैं अपन, लेकिन चौथे दिन तो बोलेंगे कि बार बार योग्यता में कमी कैसे आ रही है, जबकि उनकी चाहना में कोई दिक्कत नहीं है, चाहना बिल्कुल सही चल रही है। लेकिन अब हो जाता है कि कोई एक गलती दूसरी बार, तीसरी बार, कभी ना कभी तो हो ही जाती है, तो वो वापस अपनी चाहना को लेके आ जाता है। तो ऐसा क्यों? मतलब फिर तो लड़ाई चलती रहेगी कि आज सही हो गया, कल हो गया। वही तो, उससे कोई एक काम नहीं हो पा रहा है तो आप उसकी योग्यता बढ़ाने में सहयोग करते हैं। आपने सहयोग किया, उसके बाद फिर वही गलती हो रही है, फिर 2-3 बार सहयोग किया, ध्यान दिलाया, फिर भी वही गलती हो रही है। 10 बार आपने सहयोग किया, फिर वो वही गलती कर रहा है। तो 10 बार भी सहयोग करने के बाद उसकी योग्यता अगर नहीं बढ़ती तो आप जो गुस्सा हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं जिसके कारण आपको ये गुस्सा और बेचैनी आ रही है? कि वो समझना नहीं चाहता है कि समझ नहीं पा रहा है? समझ नहीं पा रहा है। अगर ये निष्कर्ष निकलता है कि समझ नहीं पा रहा है तो आप कैसा महसूस करेंगे? और अगर ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि समझना नहीं चाहता है तो कैसा महसूस करेंगे? थोड़ा रिफ्लेक्ट करिए अपने ऊपर। वही भाषा भले दे रहे हो कि समझ नहीं पा रहा है, लेकिन अंदर अंदर निष्कर्ष क्या निकल रहा होता है? समझना नहीं चाहता। और जब ये निष्कर्ष अंदर निकल जाता है 10 बार के बाद कि समझना ही नहीं चाहता, तो उसी क्षण आप व्याकुल होते हैं। अगर 100 बार में भी ये निष्कर्ष बना रहे कि बेचारा समझ नहीं पा रहा, तब तो व्याकुल नहीं हो सकते। अच्छा, एक और संभावना है, एक तीसरी संभावना है कि वो समझ नहीं पा रहा है या आप समझा नहीं पा रहे हैं। ये दोनों संभावना है कि एक ही संभावना है? सर, समझा तो पा रहे हैं, जैसे मतलब कोई एग्जांपल लिया जाए कि समझा तो पा रहे हैं। वही, अभी मैं इसलिए प्रश्न को फिर ठीक करता हूँ। ये 2 निष्कर्ष संभावित है वहाँ, या तो आप वो समझ नहीं पा रहा है या फिर आप
समझा। ये दोनों ही संभावनाएं संभव है या कि एक ही संभावना है? आप दोनों ही संभावना को लेके चलते हैं कि एक ही लेके चलते हैं? कौन सा वाला लेके चलते हैं? जबकि रियलिटी क्या है, उसने 10 बार आपको समझाने का अवसर दिया, वो भी फेल हुआ और आप भी फेल हुए। फेल वो भी हुआ और फेल आप भी हुए। आपने उसका वाला निष्कर्ष तो पकड़ लिया कि वो समझना नहीं चाहता या समझ नहीं पा रहा है, लेकिन एक घटना और साथ में घटी कि 10 बार अवसर पाने के बाद भी आप समझा नहीं पा रहे। इसलिए उसकी योग्यता जो भी है कम है, बहुत कम है। अगर इन 10 बार में हमने अपनी योग्यता बढ़ा ली होती तो हो सकता है समझाने में सफल हो गए होते। आप देखेंगे तो आप 10 बार प्रयास करके नहीं समझा पाते। कोई बाहर का आदमी आता है, एक बार में समझा के चल देता। तो जैसे यहाँ इतने लोग बैठे हैं, मैं पिछले 4 दिन से वर्कशॉप ले रहा हूँ, हर एक को मैं समझा दूंगा? समझाना कोई घटना नहीं है, समझाना एक प्रक्रिया है। और वो प्रक्रिया 1 दिन में घटेगी कि 8 दिन में घटेगी कि 1 महीने में घटेगी, ये निश्चित है क्या? तो समझाना कोई घटना नहीं है कि आप बटन दबा दें, 4 लाइनें बोल दें वो समझ जाए। वो अपने ढंग से जांचेगा, परखेगा, आपकी बात ठीक लगेगी, प्रयोग करेगा, व्यवहार करेगा। आप क्या चाहते हैं? आपको तो समझने के लिए कई साल का अवसर मिले, वो तुरंत समझ जाए, है ना? और आपके कुछ बोले गए शब्दों से समझ जाए, भले आपका व्यवहार चाहे जैसा रहे, है ना? तो आप अपने व्यवहार में उसी तरह की 20 गलतियां करके उसको समझाने जाते हैं। वो आपकी शब्दों को सुनता है, आपके व्यवहार को देखता है, और आपके शब्दों को रिसीव ही नहीं कर पाता। आप भी नहीं कर पाएंगे ऐसे किसी व्यक्ति के शब्द को रिसीव जिसमें वही गलतियां दिखाई देती हूं, है ना? और प्लस दूसरे आदमी की कुछ स्थितियां भी है, जिस मुद्दे पे आप समझा रहे हैं उसके अतिरिक्त मुद्दों पे वो फंसा हुआ है। तो जब तक उसके वो मुद्दे रिजॉल्व नहीं होते तब तक वो मुद्दा जिस पर आप ध्यान दिलाना चाह रहे हैं उसका ध्यान ही नहीं जाता। तो समझना एक प्रक्रिया है। अगर ये ध्यान में हमारे नहीं है तब तक हम जिद पकड़ के किसी को समझाने जाते हैं कि अभी समझा के चले आएंगे। तो समझा के हम क्या आ पाते हैं, है ना? हम ही समझ के आ जाते हैं। बड़ा मुश्किल है। हर आदमी दूसरे आदमी को समझाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है बिना समझे। हाँ भैया, मैं भी यही कहना चाह रहा था जी। कि हमें एक पॉइंट पर लगता है कि हम समझ गए हैं, बट हम समझे नहीं होते हैं, इसलिए समझा नहीं समझ पाते। गए हैं क्या, उसका प्रमाण ये है कि हमको फिर इरिटेशन नहीं होता। नहीं होता है वो समझे तो भी, ना समझे तो भी। अगर इरिटेशन हो रहा है यानी उसको तो समझने की आवश्यकता है ही, उससे अधिक मेरे को है। और वो आपने जो बोला ना 4th स्टेप, परिणाम में लग जाएगा कि आप परिणाम मतलब मेरे को अगर समझाते हुए इरिटेशन हो रहा है, नहीं समझ पा रहा है, तो इसका मतलब मेरे को अपनी योग्यता बढ़ाने की ज़रूरत है। जी। लेकिन ये बात हमको ध्यान में नहीं रहता, हम तो पूरी दुनिया को समझाने निकलते हैं। बताइए, इस पर कोई और प्रश्न हो तो बताइए। मेरे पास कुछ और प्रश्न है, वो मैं पूछूंगा। सर एक और क्वेश्चन है सर, इसी से रिलेट है सर उसके ना समझने से या अपने ना समझा पाने से अपना तो नुकसान हो रहा है ना। जैसे गिलास नहीं तोड़नी है लेकिन तोड़े जा रहा है, वो नुकसान तो चल ही रहा है ना सर। तो अब करे क्या? समझे और ठीक जिए, और क्या करें भाई? समझे और ठीक जिए। समझ के जब ठीक जीते हैं तो हमारी जीने में एक निश्चितता आती है। हमारे जीने में जब निश्चितता आती है तो दूसरा आदमी हमको अपने से अधिक समझदार स्वीकार पाता है। और आप तब तक किसी व्यक्ति की बात सुनने को तैयार नहीं होते जब तक वो आपको अपने से अधिक समझदार ना लगे, वो चाहे उम्र में कितना छोटा हो या कितना भी बड़ा। और कोई आपको अपने से अधिक समझदार बोले हुए शब्दों के आधार पर नहीं लगता। जब आपको उसके जीने में अपने से अधिक निश्चितता दिखाई देती है तभी आप उसको अपने से अधिक समझदार की श्रेणी में रख पाते हैं। और जब आपको दिखाई देती है कि वो आपसे अधिक समझदार की श्रेणी में है, अर्थात उसके जीने में निश्चितता आपसे अधिक है, तभी आपकी मानसिक तैयारी होती है उसकी बातों को सुनने के लिए। अन्यथा सिर्फ सुनते हुए दिखाई देते हैं, सुन नहीं रहे होते। नहीं, लेकिन भैया ये उदाहरण आप पर भी फिट बैठता है। भैया लेकिन इस क्वेश्चन को अगर एक्सटेंड करें थोड़ा सा और, इस क्वेश्चन को ही, कि ग्लास टूटने की घटना तो एक छोटा नुकसान है,
लेकिन जैसे ये घटनाएं बहुत कॉमन है कि गुस्से में आके या किसी भी अनजाने में लोग महंगी चीज़ें मोबाइल तक तोड़ देते हैं। और एक मोबाइल तोड़ा ठीक है, 2 तोड़ा तो एक आर्थिक नुकसान भी हो रहा है, नेचर को भी नुकसान हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन नेचर का भी हो रहा है। तो वो जो घटना बार बार घट रही है, उसके क्वेश्चन को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, उस समय भी समझ बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे भी बात तो वही बढ़ाने की ज़रूरत है, लेकिन जो आर्थिक नुकसान हो रहा है, प्रकृति का नुकसान हो रहा है और उसकी योग्यता से ही हो रहा है, तो उस समय भी फिर समझ बढ़ाने की ज़रूरत, क्योंकि वो तो होता ही रहेगा। वही, लेकिन अभी आधा ही हिस्सा निकल के आ रहा है। हमको अभी भी ऐसा लग रहा है कि उसकी समझ बढ़ाने की ज़रूरत है, लेकिन वो आदमी जो इरिटेट हो रहा है उसमें हमारे व्यवहार का भी कुछ रोल है, नहीं है? अगर कई बार होता है, कई बार नहीं होता हाँ, भी। तो और कई बार होता है, कई बार नहीं होता है, कई बार होता है और हमको नहीं दिखता है। हाँ, पर किसी के जो संस्कार है ना भैया, हाँ, वो भी तो अपना काम करता है वही ना। संस्कार प्लस मेरा व्यवहार, संस्कार प्लस मेरा व्यवहार, उसमें दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते। नहीं, उसका चलो, संस्कार नहीं, प्लस भैया, मेरा व्यवहार। व्यवहार पार्ट को मान लेते हैं कि ठीक कर लिया है, जी, तो मान नहीं ले सकते ना, ये तो झंझट है। नहीं भैया, लेकिन उसके बाद भी संस्कार तो काम करेगा भैया। संस्कार काम करेगा, है ना, लेकिन उस संस्कार को ट्रिगर करना या आराम देना मेरे व्यवहार पर निर्भर है। हाँ। जैसे इसी वर्कशॉप को मैं लोगों को ट्रिगर करके भी चला सकता हूँ, ऐसे सेंटेंस भी बोल सकता हूँ कि लोग आहत हो, ट्रिगर हो बार बार, और उस सबको ध्यान में रख के भी चला सकता हूँ। तो उनके संस्कार तो हैं ही, प्लस मेरी जिम्मेदारी भी उसमें शामिल है ना। अगर मुझे पहले से पता है कि आदमी इस समय संस्कारों में उलझा है, तो अपना व्यवहार और सजग होके करता हूँ ताकि वो एग्रीवेट ना हो। अभी झंझट क्या हो गया है ना, सुविधा टूटना, संबंध, ये सब टूटने को देखने जाएंगे तभी धीरे धीरे चीज़ें उसमें स्पष्ट होती हैं। हम लोग इसी तरह का एक वर्कशॉप चला रहे थे कानपुर में, इवनिंग वर्कशॉप था। उसमें बहुत सारे परिवार के लोग आते हैं शाम में, फिर जाते हैं। तो वर्कशॉप चल रहा था, 5वें-6ठे दिन की बात रही होगी, शायद 5वें दिन, जब संबंध की एक लेवल की बात हो जाती। तो एक महिला आई थी, उन्होंने अपने परिवार का किस्सा शेयर किया। वो बोली कि आज दोपहर में जब खाना बना रही थी, वो किचन में खाना वगैरह का जो भी किचन का काम कर रही थी, तो उनके दोनों बच्चे स्कूल से आए, खाना वाना खा के फिर वो क्रिकेट खेलने लग गए थे घर में ही, घर के अंदर ही दोपहरी में, वो लॉन टाइप का जो भी होता है या गैलरी टाइप का। एक ने बॉल फेंकी, दूसरे ने मारा, और जाके बॉल कहाँ लगी? कांच पे, खिड़की के, वो टूट के, अब कांच टूटने की आवाज़ माँ के कानों में पड़ा, तो माँ के ऊपर भी कुछ असर पड़ा होगा उसका। वो बिल्कुल एकदम बेचैन हो गई, ये रोज का इन लोग का धंधा हो गया, चलो अभी चल के इनको ठीक करते। दौड़ी तो पीटने के लिए, ये ऐसे नहीं शुद्ध होंगे। दौड़ी बहुत तेज, रास्ते में उसको ध्यान में आ गया कि समझ, संबंध, सुविधा तीनों जरूरी है, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण सुविधा है कि ज्यादा महत्वपूर्ण संबंध है? संबंध। दौड़ी किस लिए थी? मारने की। रास्ते में ध्यान आ गया कि सुविधा ज्यादा महत्वपूर्ण है कि संबंध। वो महिला बोली, जैसे ये ध्यान आया कि संबंध ज्यादा महत्वपूर्ण है सुविधा से, है ना, एकदम से बोली कि मेरा जो गुस्सा था वो काफी तेजी से डाउन। दौड़ी किस लिए थी? पीटने के लिए, है ना। अब एक बार जैसे गुस्सा डाउन हुआ, तुरंत ध्यान दूसरी बात पर गया कि भाई कांच टूट के गिरा है, इनको भी तो चोट आ सकती है। अभी पीटने दौड़ी थी, अब जैसे ही ध्यान आया संबंध ज्यादा महत्वपूर्ण है, पूरा वैचारिक प्रक्रिया पलट गई। वो गुस्सा भी गायब हो गया और पलट गया। अब क्या दिखने लगा कि इसको भी चोट आ सकता था। तो पहले पीटने दौड़ी थी, अब जाके पूछती है चोट तो नहीं आया, है ना। तो अच्छा, वो दोनों बच्चे भले ही छोटे हैं, लेकिन माँ का अनुमान तो उनको भी है। माँ के संस्कारों का पता तो बच्चों को भी है कि अब खिड़की टूटा है, कांच टूटी है, अब आके तोड़ेगी। अब वहां खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं कि वो तोड़ने की घटना पूरी कर ले तो आगे खेले। आई वो, और वो कांच बटोरने लगी, पूछी चोट वोट तो नहीं लगी, फिर कहा नहीं लगा, और सहमे से खड़े हैं। फिर वो कांच बटोर के जाने लगी, फेंके उसको, चली गई फेंकने तक। तब बहुत हो गया इंतजार छोटे वाले बच्चे का, तो पूछ लिया उसने कि अब ये बहुत हो गया, अब पता नहीं कब तक ये अपनी प्रक्रिया दोहराएगी।
उसने पूछ ही लिया कि क्यों मम्मी आज मारोगी नहीं क्या? अब जो मम्मी है वो ना जो है कांच वाच रख के चली। अब आप देखेंगे एक छोटे बच्चे का ये ऑब्जर्वेशन माँ के संस्कार के बारे है कि कांच टूटेगा तो माँ तोड़ेगी। ये संस्कार का अनुमान है माँ बच्चे को। छोटा बच्चा घर का सबसे है नहीं है। फिर क्या हुआ, ये प्रक्रिया चलती रही। एक दिन उनको वर्कशॉप आना था 6:15 मतलब पौने 6 तक 5:30 तक वो चल देती थी, 6 बजे पहुंचती थी। एक दिन 6:15 बज गए घर में ही। तो वो छोटा वाला वो कमरे में कुछ सामान समेट रही थी। तो छोटा वाला बेटा पूछ रहा उनसे, मम्मी मम्मी तुम आज अपने स्कूल नहीं जाओगी क्या, जहाँ जाती हो वर्कशॉप करने? तो मम्मी ने कहा जाऊंगी, थोड़ा काम है निपटा के तब जाऊंगी, थोड़ा लेट। वो जाके अपना काम निपटाने लगी। लेकिन तभी उनको स्ट्राइक किया विचार में, इसको क्या पड़ी है कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, ये क्यों गार्जियन बन रहा है? वो लौट के आई, आके उस बच्चे से पूछा, क्यों तुम क्यों पूछ रहे हो कि मैं जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी? तो चुप चुप ऐसे मुंह करके मुस्कुराने लगा। तो उसका बड़ा भाई बोलता है, आजकल इसको मार नहीं पड़ रही है ना। तब वो हंसते हुए बोला मम्मी तुम्हारा ये वाला स्कूल बहुत अच्छा है, तुम कोई क्लास मत छोड़ो, जाया करो। अब आप देखेंगे तो माँ के संस्कार में कुछ परिमार्जन हो रहा है। ये घर का छोटा सदस्य पकड़ ले रहा है और किसी प्रक्रिया से ये परिमार्जन हो रहा है, इसलिए वो बाधित ना हो। ये इसके लिए भी सुखकारी है, मेरे लिए भी सुखकारी है। ये घर का छोटा सदस्य जज कर ले रहा है, क्योंकि इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि बड़ा जुलझा है कहां पर, यहां शंका करके। ये शंका से मुक्ति नहीं हो पा रहा है, इसलिए दूसरे आदमी को संस्कार के साथ देख ही नहीं पा रहा। ये शंका से मुक्त हो तो दिखे कि उस आदमी के संस्कार का एक सेट है, वो संस्कार ऐसे चलता है, तो हमको उसके साथ किस तरह से चलना है कि उसका संस्कार बहुत हलचल में ना आए। तब हम ध्यान में रख के चल पाते हैं, फिर धीरे धीरे उसके सहयोगी हो पाते। तो एक प्रश्न ये पूछना चाह रहा हूं कि यदि आपको ये स्पष्टता है कि इस परिवार का जो दूसरा सदस्य है उसका चाहना बिल्कुल ठीक है, अनकंडीशनली आपको दिख रहा है कि उसका चाहना बिल्कुल ठीक है ना, आपको उसके चाहने पर निरंतर विश्वास है, उसका चाहना बिल्कुल ठीक है, ऐसा आपको बिल्कुल स्पष्ट है, और दूसरे की योग्यता में कमी पाते हैं, तो आप इन चारों में से क्या करेंगे? आपको ये स्पष्ट है कि दूसरा का चाहना बिल्कुल ठीक है, परिवार का जो सदस्य है, कमी कहाँ है उसकी योग्यता। ये अगर स्पष्ट है परिवार के सदस्य के बारे में, तो ये 4 विकल्प आपके सामने मैंने लिखे हैं। पहला कि हम उसकी योग्यता को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, जरूरी हुआ और आवश्यक हुआ तो अपनी योग्यता भी बढ़ाएंगे, या फिर उसके ऊपर इरिटेट होंगे, या उसके ऊपर गुस्सा करेंगे, या उसके विरोध में आ जाएंगे। तो अगर ये स्पष्ट है कि उसका चाहना बिल्कुल ठीक है, कमी कहाँ है उसकी योग्यता, तो चारों में से कौन सा विकल्प चुनते हैं? तो विकल्प ए आप तब चुनते हैं जब आपको दूसरे की चाहना पर विश्वास है। यहीं पर अगर आपको शंका हो जाए दूसरे के चाहने पर, यह दिखे कि इसका चाहना ही गड़बड़ है, अब क्या करेंगे चारों में से? है ना, हो सकता है इरिटेट हो सकता है गुस्सा करें, हो सकता है विरोध में खड़े हो जाएं, या हो सकता है तीनों कर दें। तो ये संभावना बनती है, लेकिन ये संभावना कब बनती है? जब दूसरे की चाहने पे शंका है। अब इसको थोड़ा इस ढंग से देखेंगे कि अगर किसी के भी चाहने पर शंका है परिवार में, तो वो किस रूप में दिखाई देता है? इस रूप में। तो अगर आपको किसी के चाहने पे शंका है, तो उस आदमी को आपके भीतर ये सब दिखेगा। आप इरिटेट हो रहे होंगे, गुस्से में आ रहे होंगे, विरोध में जा रहे होंगे, नहीं? और अगर आपको उस दूसरे व्यक्ति के चाहने पे शंका नहीं है बल्कि विश्वास है, तो आपके व्यवहार में ये सब दिखता है। तो किसी भी संबंध में अगर व्यवहार में हर बार ये आ रहा है, मतलब चाहने पर विश्वास निरंतरता में है। और अगर ज्यादातर बार ये आ रहा है किसी भी संबंध में, यानी बार बार चाहने पे शंका हो रही, कभी ये आ रहा है और कभी ये, इसका मतलब कुछ क्षण विश्वास है और कुछ क्षण शंका है, फिर कुछ क्षण विश्वास है, कुछ क्षण शंका। तो इसको देखकर हम लोगों के चाहने पर विश्वास है कि शंका है,
उसका ठीक ठीक निष्कर्ष निकाल पाते हैं। अब प्रश्न ये है कि आपके परिवार में ऐसे कितने सदस्य हैं जिनके चाहना पर आपको निरंतर विश्वास बना रहता है। उसका इंडिकेटर यही होगा कि हर बार व्यवहार किस आधार पर हो जाएगा, ऑप्शन ए। बी सी डी की उसमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर बी सी डी की जरूरत पड़ रही है मतलब चाहने पर विश्वास हो सकता है कि हो, लेकिन निरंतरता उसकी नहीं। तो प्रश्न सिंपल है, हमारे परिवार में ऐसे कितने लोग हैं जिनके चाहने पर हमको अपने तरफ से उनके पर निरंतरता में विश्वास हो गया है। अब उस पर कोई शंका नहीं बचा। बाकी लोगों के क्या उत्तर? क्या संख्या है? मतलब दूसरे का मूल्यांकन तो अभी छोड़ दें, अपना कर रहे हैं कि मेरे परिवार में ऐसे कितने लोग हैं जिनके चाहने पर मुझे कभी शंका नहीं होती, निरंतरता में विश्वास बना रहता है। उसका इंडिकेटर ये है कि हर बार इससे व्यवहार हो जाता है, ये व्यवहार में लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ऐसे कितनी संख्या है? जी भैया, इसमें मेरे एक बीच में शंका आ रही कि जैसे कि अपन चाह रहे हैं कि वो अपने पर विश्वास रख रहा है, उसकी योग्यता भी अपन समझें कि उसकी योग्यता भी है, लेकिन इसमें तीसरा एक मीडिएटर ऐसा काम करता है कि जो दो को बीच में माहौल मतलब झगड़े में डाल देता है। जब तक हमको एक दूसरे की चाहने पे शंका नहीं है तब तक तीसरे को बीच में घुसने की जगह नहीं है। तीसरे को बीच में घुसने की जगह तभी मिलती है जब कहीं ना कहीं चाहने पे शंका। ये उसी का इंडिकेटर है। अगर वो दो लोगों के संबंध में बीच में घुस पा रहा है कोई तीसरा, मतलब उसका क्या है, चाहने पे शंका कहीं ना कहीं। अन्यथा जैसे ही वो कोई बात कहेगा आप कहेंगे बैठो, बुला लेंगे जिसके बारे में बात कर रहा है, अब हम दोनों बैठ के बताओ क्या कहना। नहीं, अधिकतर परिवार में तो देखा है मैंने, काफ़ी परिवार में देखा है। जैसे अपन ने ये महाभारत का भी देख रहे हैं, वो मंत्रा जो बीच के अंदर आकर के सारा माहौल भी कर दिया जो बनी हुई है। तो वैसे ही ये हो रहा है कि हस्बैंड वाइफ के अंदर तीसरी जिसकी कोई फ्रेंड ही है वो भी उसके कान भरेगी, अरे तू ऐसे करेगी तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे मत करना, तू इससे पूछ के करना। तो फिर वो क्या होता है कि वो उसके 4 बार कहने के बाद में ठीक ढंग से देखेंगे तो उसका उपाय भी यही है कि पति पत्नी ये दोनों को अगर एक दूसरे के ऊपर ठीक ढंग से चाहने पर विश्वास हो गया है ना, तो जैसे ही कोई तीसरा आदमी कुछ कहता है, आदमी कहता ठीक है आ जाओ शाम में घर पे, पति भी रहेंगे हम भी रहेंगे, बैठ के बात कर लेंगे। ऐसा थोड़ी होता, वो तो उसको पहले फेथ पे लेता है ना कि नहीं मैं तेरे हितैषी हूँ। वही तो उनको बताइए कि भाई तब जब चाहने पर विश्वास होता है तो ये दिखता है मेरा हित और मेरे पति का हित साथ साथ है, अलग अलग नहीं है। ये बोलने का उसने अपना ऐसा माहौल बनाया है कि देख ऐसे ऐसे केस हो रखे हैं, तेरे साथ ऐसा हो जाएगा तो इतनी भूली मत रहे, तो इसीलिए कह रहे हैं तू अभी से है ना इसके संबंध। तो वो ऐसे ऐसे बातें करके वो उसको इतना तैयार करेगी, फिर वो क्लेश का माहौल। वही कह रहा हूँ, वो तैयार इसलिए कर पा रही है क्योंकि पहले से ही चाहने पे शंका बना हुआ है। अगर चाहने पे शंका नहीं बना है तो वो सेंटेंस बोलेगी, ये काउंटर कर देगी कि भाई ठीक है आ जाओ बात करते हैं, है ना। लेकिन वो कहीं ना कहीं रत्ती भर चाहने पे शंका दोनों के बीच में रहता है, इसलिए तीसरा आदमी घुस जाता है। हर परिवार में नहीं घुस पाता। जहाँ वो चाहने पे शंका नहीं, वो पकड़ के बिठा लेता, बैठो चाय पियो, वो भी आ ही रहे, जो भी तुमको कहना है सामने सामने कह लेना। अच्छा, इसका उपाय क्या है? दूसरों का मुंह बंद करा देना उपाय है या ये चाहने पे जो शंका कर बैठे हैं एक दूसरे के, वो ठीक कर लेना उपाय? भाई जो जिसका शिकार हुआ वो शिकार होके जब उसको पता चलेगा कि ये परिणाम क्या हुआ, ढंग से ठीक ढंग से देखेंगे तो संबंध नहीं समझे इसलिए शिकार हुए। संबंध समझ लिए होते तो शिकार नहीं होते, बल्कि उसका भी उपकार कर देते जो ये कर रहा है। संबंध नहीं समझे थे इसलिए हम शिकार हुए, और वो भी कहीं से शिकारी है, बेचैन है। हम संबंध समझे होते तो बताते भाई बैठ, तो इतना क्यों आशंका में जी रही है, बताते हैं संबंध क्या होता है ना। हमने बैठ के संबंधों को नहीं समझा, इसलिए कोई तीसरा इतना इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। भैया अपन प्रैक्टिकल में यही देखते हैं कि भाई बात नहीं मानता, लेकिन वो दोस्त की बात पे ज़्यादा विश्वास कर लेता है, जबकि पता है कि जब परेशानी होगी तो भाई काम आएगा, दोस्त तो हट जाएगा। वो सिचुएशन वो हो जाती है जहाँ पर
मीठा पॉइजन जैसे स्वीट पॉइजन की तरह से वो धीरे धीरे उदाई की तरह से खाता है, बाद में उसका परिणाम तो आता है। इसका जो कारण क्या है? और ऐसा भाई को ऐसा ऐसा केस कई बार हुए हैं जो कई परिवारों में सुसाइड केस हो गए हैं। और दिख रहा है कि इस वजह से हुआ है और वैसा का वैसा लोग का स्वीकार नहीं करते हैं। जी, तो लोग को देखेंगे, जो बात आप कह रहे हैं वो तो ठीक ही बात कह रहे हैं। अगर दूसरे भाइयों को एक दूसरे के चाहना पे शंका है तो तीसरा आदमी तो बीच में इंसर्ट हो ही जाएगा। तो तीसरे आदमी को रोक के समस्या सॉल्व होगी या एक दूसरे के चाहना पे जो शंका हो गया है संबंध को समझ के सॉल्व होगा, है ना? अगर अभी पहले से समझे होंगे तो तीसरा इंसर्ट नहीं कर पाएगा, है ना? अभी भी अगर इंसर्ट हो गया, अभी भी बैठ के समझ लें तो उसका ठीक से मूल्यांकन हो जाएगा। उपाय ये है, लेकिन भैया शंका का समाधान तो जब तक बैठ के बात नहीं करे तब तक होता नहीं है ना। बैठ के बात करने से पहले भी अगर नियम नहीं समझे तो बात करके शंका कम करने की जगह कई बार बढ़ा देते हैं। अगर नियम नहीं समझ में आया कि भाई चाहना अलग है और योग्यता अलग है, तो बातचीत करते हुए भी ऐसी बातें बोलते हैं जो शंका ही व्यक्त करता है, तो वो शंका कम करने की जगह शंका और बढ़ा। इसलिए बातचीत करना तो महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, नियम को समझ। धीरे धीरे देखेंगे ना तो क्या हालत कर देता है उसका भी पता लगेगा। ये जो बात मैं पूछ रहा था ना, एक बार थोड़ा रिफ्लेक्ट करेंगे तो जो बात आप कह रहे हैं वो बात और महत्वपूर्ण तरह से दिख पाएगी कि भाई आज के दिन हमारे परिवार में ऐसे कितने लोग हैं जिनके चाहना पर हमको निरंतरता में विश्वास हो पा रहा है। क्या संख्या है वो? कितने लोग हैं जिनके चाहने पर निरंतरता में विश्वास है? उसका पहचान यही है कि फिर उस संबंध में ये सब नहीं आएगा, ये आएगा, हर बार ये आएगा। अगर ये बीच बीच में आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी भी शंका जगह किए हुए। ये नहीं हो सकता कि ये भी आता रहे और शंका भी ना हो, ये दोनों नहीं हो सकता। बताइए क्या संख्या है, कितनी संख्या है? संख्या जानना चाहता हूं। जहां हर बार ऑप्शन ए से काम चल जाता है, बी सी डी की जरूरत नहीं पड़ती। जी 0, बाकी लोग बताएं। सर अगर हाँ परिवार का हम दायरा बढ़ाते जाते हैं तो संख्या बढ़ती जाती है। जैसे अगर चाचा ताऊ बाकी और भी तो इंक्लूड जो भी दायरा आप तय कर लीजिए, अभी आपको तो आप ही को इसलिए मैंने छोड़ा है कि आप तय कर लीजिए। तो उन सभी दायरे में देख लीजिए कितनी संख्या है, जो भी दायरा तय करते हैं आप। बाकी दायरे पे आगे हम लोग बात करेंगे, आप अपने हिसाब से जो दायरा माने उसके हिसाब से देख लीजिए। तो अभी 3 लोगों ने उत्तर दिए हैं, है ना? बाकी लोगों के उत्तर का मैं इंतजार कर रहा हूँ। सर एक क्वेश्चन है, पहले मेरे क्वेश्चन का जवाब आ जाए। 4 जी, और 0। 5 से 6 सदस्य हैं 5 भैया। से 6 सदस्य। कौन लोग हैं ये 5 से 6 सदस्य? माता जी माता जी। और अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब अपन संबंध को देखने जाते हैं ना, तो माँ बेटे के संबंध बहुत प्योर संबंध दिखता है, और ये लगता ही है कि भाई इस संबंध में तो कोई डाउट हो ही नहीं सकता, और ये एक हद तक ठीक भी दिखता है। मतलब आप देखिए तो छोटा बच्चा 6 महीने का है, माँ गोदी में खिला रही है, खेलते खेलते वो छोटा बच्चा माँ की गोद में लैट्रिन कर देता है। माँ को गुस्सा आता है क्या? माँ जो है अपने को भी नहलाती धुलाती है, बेटे को भी नहलाती धुलाती है, और पूरी प्रक्रिया में बच्चे को प्यार दुलार अलग से करती है। नहीं क्यों कर पा रही है? क्योंकि माँ को ये स्पष्ट दिखता है कि बच्चे का जो चाहना है वो माँ को गंदा करना नहीं था। चाहना तो ठीक है उसका, समस्या क्या है? बच्चे की योग्यता। इसलिए माँ को कोई गुस्सा नहीं आता। लेकिन 5-6 साल गुजरते हैं, अब वही बच्चा बड़ा हो जाता है, क्रिकेट खेल रहा होता है दोस्तों के साथ, फील्डिंग करने के बाद बड़ी मुश्किल से बैटिंग का नंबर आता है, तब तक उसको टॉयलेट जाने का प्रेशर आने लगता है। अब वो सोचता है या तो बैटिंग का नंबर जाएगा अब थोड़ी देर तक गुणा भाग करता है कि चलो बारी पूरी कर लेते हैं, उस चक्कर में उसका कैलकुलेशन बिगड़ जाता है। अब दौड़ता है लैट्रिन तक, दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते फायर हो जाता है
माँ वही है, बेटा वही है। अब दोनों के बीच कैसा दृश्य होता है? माँ भी वही है, बेटा भी वही है। अब माँ उस बेटे के साथ क्या दुलार प्यार करती है? क्या होता है? दुलार प्यार, फिर दूसरा वाला दुलार प्यार। अब आप देखेंगे तो गलती के लेवल पर देखेंगे तो गलती पहले से छोटी है। पहले उसने अपना कपड़ा गंदा किया, माँ का कपड़ा गंदा किया, अपना शरीर गंदा किया, माँ का शरीर गंदा किया। अभी उसने सिर्फ अपना गंदा किया, माँ के शरीर में तो गंदा लगा भी नहीं है। तो पहले से गलती आधे से भी छोटी है। लेकिन माँ देखें तो व्याकुल होकर मारपीट पे उतर आई। क्या गड़बड़ क्या हुई यहाँ पर? कहीं ना कहीं माँ को ये दिखा कि अब ये बड़ा हो गया, इसकी योग्यता तो हो गई है। तब समस्या योग्यता की नहीं है, बल्कि समस्या किसकी चली जाती है उसकी दृष्टि में? चाहने, बदमाशी कर रहा है। चाहने पे शंका होते ही अपने ही बच्चे पर माँ गुस्से को रोक नहीं पाती, बेचैनी को रोक नहीं पाती, मारपीट पे उतारू हो जाती है ना। इसलिए नज़दीक से नज़दीक संबंधों में भी इसको बहुत बारीकी से देखने की ज़रूरत है ना। हमारी हालत कई बार ऐसी हो जाती है कि हमारे घर की दीवारों पे दरारें आती हैं, हम उस दरारों को ठीक से देखकर भरने की जगह उस पर पोस्टर चिपका देते हैं और बढ़िया उसमें बैठकर चर्चा करते हैं, है ना। और हम उसको उखाड़कर उस दरार को देखना भी नहीं चाहते। परिवारों में हर दूसरे तीसरे दिन चीख चिल्ला रहे हैं, लेकिन ये देख भी नहीं पाते, स्वीकार भी नहीं पाते कि हमको कहीं शंका हो रही है, उस कारण ये बेचैनी हो रही है। ये बड़ा झंझट है हम सबके साथ, इसलिए वहाँ कोई काम शुरू नहीं हो पाता। हमारे जो टीचर जिनके बारे में सुबह बात कर रहा था, गणेश के पिताजी से मिलने गए। उनके जो पिताजी थे वो एक हॉस्पिटल में एडमिट थे जी। तो वो एक हॉस्पिटल में एडमिट थे, हार्ट अटैक जैसी घटना से वो गुजर गए थे, है ना। हार्ट अटैक के दौर से वो गुजरे, हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो जब ठीक होके घर आए तो मिलने गए। जब मिलने पहुंचे तो उन्होंने कहा अंकल जी से कि आप तो स्वस्थ ही दिख रहे थे, पिछली बार आया तो बढ़िया, आप दिनचर्या फॉलो करते हैं, सब करते हैं, हार्ट अटैक जैसी नौबत कहाँ से आ गई? तो अंकल जी बोलते हैं कि क्या बताऊँ, ये तुम्हारी आंटी है ना, कभी कभी ऐसा बोल देती है बर्दाश्त नहीं होता है। उस दिन भी कुछ परिवार में घटना हुई, कुछ बोल दिया उन्होंने और एकदम बेचैन हो गए। और बेचैनी में जो भी ब्लड प्रेशर शूटअप हुआ, जो भी हुआ, उसमें फिर दुर्घटना हो गई, हार्ट अटैक आ गया। तो गणेश सर उन्होंने पूछा उनसे कि भाई आप किस बात को लेकर इतना बेचैन हो गए? आंटी के बोले गए शब्दों के कारण आपको इतनी बेचैनी हुई, या कहीं ना कहीं आपको आंटी जी के चाहने पे शंका हुआ इसलिए बेचैनी हुई? क्या उत्तर आया होगा? क्या उत्तर आया होगा? उन्होंने कहा कि ये कैसे दुखी करना चाह सकती है? हॉस्पिटल में जब तक था, जब भी घर में हूँ या आज भी, मेरा सबसे अधिक ध्यान रखने वाला अगर कोई आदमी है तो तुम्हारी आंटी है। ये मुझे दुखी करना कैसे चाह सकती है? जब से हॉस्पिटल में हूँ या रात दिन दौड़ती रहती, बाकी तो अपना जो भी करे, इसके चाहना पे कैसे शंका हो सकता? नहीं, कहीं ना कहीं बेचैन हुआ किसके कारण? उनके बोले गए शब्दों के कारण। तो गणेश जी ने एक और प्रश्न पूछ दिया कि अगर वही शब्द कोई दूसरा आदमी आपको बोलता, जिसके बारे आपको पता है कि वो थोड़ा बेचैन है, वो किसी कारण से परेशान है, तब भी आपकी यही दुर्दशा होती जो पहले हुई है? अगर एग्जैक्टली वही शब्द जो आंटी जी ने अंकल को बोला कोई दूसरा आदमी बोलता, जिसके बारे अंकल को पता है कि वो थोड़ा परेशान है ना, तब भी अंकल जी की यही दुर्गति होती? होती क्या? नहीं होती। अगर नहीं हो रही यानी समस्या शब्दों की नहीं है, समस्या किसकी है? उन शब्दों से कहीं ना कहीं शंका कहा कर रहे हैं आंटी के चाहने, लेकिन मानना इतना स्ट्रांग है कि आदमी उसको स्वीकार भी नहीं पाता। बिना चाहने पे शंका किए इतनी बेचैनी हो ही नहीं सकती। लेकिन हम संबंधों में इतना उसको चिपका के भी रखते हैं कि हम गुस्सा भी हो रहे हैं, चीख चिल्ला भी रहे हैं, बर्तन भी पटक रहे हैं, मोबाइल भी पटक रहे हैं, फिर भी हमको यही अपने बारे माने रहते हैं कि हमको दूसरे की चाहने पे शंका नहीं है। तो इतनी व्याकुलता क्यों है? क्यों चीख चिल्ला रहे हैं? चूंकि वो दिखता नहीं है, इसलिए हम अपने ऊपर काम करने को तैयार नहीं होते। इसलिए हम अपने अंदर चाहने पे जो शंका पैदा हो गई उसको ठीक भी नहीं कर पाते,
और शिविर पे शिविर करते जाते हैं और हमारी व्याकुलता भी ऐसी की ऐसी ही बनी रहती। भैया शायद हम लोग इन द सेंस मतलब मोस्ट ऑफ अस योग्यता जो है वो एज के साथ अटैच कर देते हैं आई थिंक। मतलब जैसे आपने बच्चे की बात बताया तो बच्चा छोटा है इसके लिए वो कर सकता है, सिंस वो 5 साल 10 साल का हो गया अब वो नहीं कर सकता, वो योग्यता हो गया है उसमें, वो हम मान लेते हैं मेरे ख्याल से। यही सबसे बड़ा कारण है। एक कारण उनमें से ये भी है, हाँ एक कारण ये भी है, लेकिन और भी कई कारण हैं अपने पास। लेकिन जब भी हम योग्यता के डाउट को चाहने पे लेके जाते हैं व्याकुलता होती है ना। इसलिए इस प्रश्न को मैं पूछकर अभी छोड़ूंगा कि आप इसको ठीक ढंग से जांचिए कि ऐसे कितने लोग हैं आपके परिवार में जिनके बारे आप ये कह सकते हैं कि आपको उनके चाहने पर शंका नहीं है। समस्या हो सकती है कहाँ, उनके योग्यता पर। अगर ऐसा होगा तो हमें उनकी अयोग्यताओं के कारण उनके ऊपर चीखना चिल्लाना नहीं। भैया जैसे किसी ने एक ही गलती बार बार कर दी हो और मतलब एज में भी बड़ा हो तो क्या उसको चिल्लाकर समझाया जा सकता है? वही पहले तो ये अपने को समझ में आना चाहिए कि एक ही गलती 10 बार करने के बाद भी ये उसकी योग्यता की प्रॉब्लम है कि चाहने की प्रॉब्लम है, ये ठीक से समझ में आ जाए। ये ठीक से अगर समझ में आ जाता है कि प्रॉब्लम तो योग्यता की है तो हम बेचैन नहीं होते। एक बात तो ये स्पष्ट है ना। अब हम बेचैन नहीं होते तो फिर हम कैलकुलेट करते हैं कि किस तरह से ध्यान दिलाया जा सकता है। जो विधि ज़्यादा सटीक लगती है वो विधि अपना लेते हैं, लेकिन विरोध के भाव में नहीं जाते है ना। तो अगर लगता है थोड़ा तेज आवाज़ में ही बोलना है तभी ध्यान जाएगा तो थोड़ा तेज भी बोल लेते, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन उसमें गुस्सा और विरोध नहीं रहता। लेकिन ये बहुत बारीक लाइन है। अगर गुस्सा और विरोध रहता है तो उसकी पहचान ये कि आपकी सांस की गति बदल जाती है, गला सूखने लगता है, हार्ट बीट अब नॉर्मल हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। आप लाख कहते रहें कि नहीं गुस्सा दिखा रहा हूँ, गुस्सा है नहीं, अपने से झूठ नहीं बोल पाएंगे। और वास्तव में गुस्सा नहीं है और गुस्सा दिखा रहे हैं तो आप अगले ही क्षण मुस्कुरा के फिर काम करने लग जाते हैं। फिर सामने वाले को दिखता है कि हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं है ना। लेकिन फिर भी सामने वाला तो चाहता यही है कि भाई इतनी बात आराम से भी कह सकता है ना। तो ठीक ढंग से देखेंगे तो इतनी स्पष्टता अगर होती है तो हम अपनी योग्यता को भी बढ़ाने का कोशिश करते हैं कि बिना किसी का अपमान किए भी हम ध्यान दिला सकें, तो अपने पे काम करते रहते हैं। तो इस पर जांच परख किया जाए है ना, और ये देखा जाए कि ऐसे क्या कारण हैं जिनके कारण हम किसी की योग्यता पे शंका कर रहे हैं। मैं चैप्टर को अभी क्लोज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लंच का टाइम हम लोग वायलेट कर रहे हैं। मैं आपके प्रश्नों का रिस्पेक्ट कर रहा हूँ।